Hello. Testing one, two, three. हेलो। वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ओके, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मरियम बिलाल है। आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। ओके, थैंक यू मैडम। स्लाइड्स आप शेयर करेंगे कि मैं इसको कहते हैं लाइव करूं? मैम स्लाइड्स आप शेयर करेंगे कि मैं शेयर करूं? So sir, I am a member here. अच्छा, अच्छा किया जा रहा है ऑलरेडी सब करके। और फॉर्म भी प्लीज़ मैंने तमाम दोस्तों को शेयर कर दिया था। आप में से कितने दोस्तों को अभी तक मिला है, कितनों को नहीं मिला? जितनी देर तक हम शुरू कर रहे हैं वो एक दफ़ा देख लीजिए, 2 सफ़े का फॉर्म था जो कि आपने भरना था। सेल्फ एवेल्युएशन फॉर्म है एक अगर। गुजारिश है कि जो है वो ऑफ कर लें और सर को बोलने का मौका दें। हम अभी थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। बट आपने फॉर्म शेयर कर लिया हुआ है इन दोस्तों के साथ सर, सारे का सारा ग्रुप में जो जी छा सर, सबके साथ शेयर किया जाए। सेल्फ एवेल्युएशन फॉर्म और जो स्लाइड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे मेरे साथ भी काफ़ी दोस्त वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि जो नए इंटर्न्स मेरे साथ हैं वो भी सीखेंगे आज हमारे से, आपके साथ मिलके। तो अगर वो सवाल कर रहे होंगे तो वो मैं आपसे भी रिपीट करके बता दूंगा कि व्हाट द क्वेश्चन इज एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। सर प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आई एम उसामा हसन मंच, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीएलए लीगल अवेयरनेस फॉर। I am thankful to Chairman PLF Sham Khan and Chairman PLRI Shehbaz Rashid who provided me opportunity to host this webinar. Today I have the distinct privilege of hosting a legal alumni whose association with law is not merely professional but deeply rooted in legacy and tradition. Advocacy, one may say, runs in his veins. Belonging to the third generation of a distinguished legal family, he is son of a respected High Court judge and has, through his own merits, earned great reputation. बैरिस्टर अहमद क्यूम साहब जब चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी बने तो उन्होंने अपने पेशे के वक़ार, नज़्म ज़ब्त और नौजवान वकीला की इल्मी और अमली तरबियत को अपनी तरजीहात में हमेशा सर फहरिस्त रखा। इसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उनके बारे में कि जब उन्हें मेंबर पंजाब बार के तौर पे अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का मौका मिला तो उन्होंने हर मौका पर दलील को कुव्वत और ताकत पर फोकियत दी। प्रोफेशन के लिए उनकी खिदमत बेलौस और बेमिसाल हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इल्म दोस्त हैं और मैंने उनसे ज़ाती तौर पर बहुत कुछ सीखा है। मिसाल के तौर पे मैंने जो चीज़ें उनसे सीखी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि हाउ टू मेंटेन योर केस लॉ रजिस्टर, व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले मैंने मिस्टर अहमद क्यूम साहब से सुना। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर आप प्रोफेशनल वकील हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं तो आपका यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने ब्लैक कोट ब्लैक टाई पहनी है या नहीं पहनी, और आपकी टाई की नोट कैसी होनी चाहिए, इवन ये भी मैंने इनसे सीखा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी इलम दोस्ती है जिसे मैं हमेशा एडमायर करता हूँ,
ताकि बुक्स के नाम से उनका जो सेगमेंट है वो यकीनन देखने के लायक होता है। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के उन नामवर वकला को के लेक्चर्स कंडक्ट करवाए हैं जिनसे मिलना और सीखना तकरीबन हर नौजवान वकील की ख्वाहिश है। बैरिस्टर अहमद क्यूम साहब वो वाहिद शख्स हैं जो अगर किसी वकील का इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे शुरू से लेकर एंड तक सुनूं, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई वीडियो मिस ना करूं। और मैं ये सही कि अगर आप वकालत सीखना चाहते हैं तो उनका यूट्यूब चैनल आपके सफ़र की तकमील में बहुत अहम साबित होने वाला है। और उनकी ज़िंदगी का सबसे पहले आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता चलूँ कि यार बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं हो गई। सर ये आपका इंट्रोडक्शन में वो मेरा ये रिकॉर्ड लगा रहे हैं मेरे एसोसिएट जो साथ बैठे हुए। आपकी मोहब्बत है, प्लीज़ कंटिन्यू, मज़ा आ रहा है। सर मैं ऑनेस्टली सेइंग कि ये पहला वेबिनार होने जा रहा है जिसमें मुझे बताया गया कि सर अहमद क्यूम ने आना है, और मैंने इसमें किसी किस्म की तैयारी नहीं की। मैं आपके बारे में इतना ज़्यादा जानता था और जनरली आपको मैंने ऑलमोस्ट आपकी दोस्ती में वैसे छेड़ा था, मैंने कहा मेरे से रहा नहीं गया। थैंक यू सर। अच्छा सर, सेकंड दिलचस्प वाक़या ये है जहाँ से मैं मतलब आगे कंटिन्यू करूँगा कि वो बताते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के पास जब वो अल्लाह पाक उन्हें वली की रहमत करे, जब वो हाई कोर्ट के जज थे तो मैं उनके पास एक सवाल पूछने के लिए गया, तो उन्होंने मतलब मुझे डांट के कहा कि तुम खुद जाओ और इसका जवाब ढूंढ दो। अच्छा, उसी तलाश ने उनके अंदर इल्म की वो प्यास पैदा की जिसे सैर करते करते आज वो इस मंजिल पर पहुँचे हैं। और जनाब साहब सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन, साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल, साहब का चेयरमैन लीगल एजुकेशन, बैरिस्टर अहमद क्यूम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमें फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस के टॉपिक पर अपनी ग्राम कदर गुफ्तगू सुनाएं। यार आप एक तो बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी और तमाम दोस्तों का कि इतनी तादाद के अंदर हो। यार देखो, आपसे बात करने के लिए आए हो, ना तो यहाँ पे कोई लेक्चर है ना कोई मामलात है, और बात ये है कि आपने मेरी लेगेसी का जिक्र किया। लेगेसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो मुझे पड़ा है। आपकी अगर लेगेसी नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि आप हक़ नहीं रखते इसमें इस प्रोफेशन के अंदर सक्सीड करने के लिए। सारे दोस्त यहाँ पे भी जो मेरे साथ सारे के सारे बैठे हुए और एसोसिएट्स वगैरह, इंटर्न्स वगैरह जितने हैं, हर बंदे का मुकम्मल तौर पे हक़ है कि वो इस प्रोफेशन के अंदर सक्सीड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले बेशुमार सालों में ये देखा है कि जितने भी लड़के लड़कियां आ रही हैं इस प्रोफेशन के अंदर लॉ स्कूल से, वो आप मुकम्मल तौर पे आपको वेला करके वो वेला करते एज ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना जो स्किल सेट्स होते हैं। और मज़ामीन लिखने की तो आपको आदत होती है। आपके जो टॉपर भी होते हैं दे आर नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन इस प्रोफेशन की होती ही नहीं है। और यहाँ पे आके यहाँ पे डॉग वाला सारे का सारा सिलसिला होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कोई नहीं बताता। वो वीडियोस वगैरह भी मैं शायद इसीलिए बनाता हूँ। आपने वो मेरे वालिद साहब का जो वाक़या बताया कि जी वो हाई कोर्ट के उस टाइम के ऊपर जज नहीं थे, वो वकील थे मेरे साथ, और उन्होंने, मैं उनसे अपनी ज़िंदगी में जब भी मैंने पूछा कि बाबा ये प्लीज़ मेहरबानी करके इस सवाल का जवाब बता दें, उन्होंने कहा तेरी अपनी अक्खाएँ गए, तू आप नहीं जाके देख सकता। और उन्होंने साथ ये भी मुझे कहा कि यार ये भी निकाल के और भी मुझे चीज़ें निकाल के दो, बिकॉज़ ये वो प्रोफेशन है जो करने से आता है ना। मेरे बाप के पास कोई टीका था कि वो लगा के मुझे वो कर दे, वह अच्छा वकील बना दे, वो भी मैंने सारे का सारा खुद करके दिया है। तो अगर मैं शहजादा मोहम्मद अहमद कहीं हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, अमेरिका से डिग्रियाँ इकट्ठी की हुई, अगर मुझे मेहनत करके सिविल कोर्ट का रगड़ा खा के अगर करना पड़ता है, तो आप कोई खुदाई मखलूक नहीं है, या आप कोई बॉर्न वकील नहीं है। ना मेरे खून के अंदर वकील था, बड़े बड़े जजों के वकील बेटे वगैरह मुकम्मल तौर के ऊपर वेले हैं, उनको मैं अपना ज़ाती मुकदमा ना दूँ। और ये करने के लिए, अच्छा वकील बनने के लिए तरीका ये है, आप एसएम ज़फ़र हों, आप कोई भी बंदा बीच में हो यहाँ पे, सारे का सारा जब तक खुद तक काम नहीं करोगे ना यार, पहला चीज़ अपने पल्ले में ये बांधना है कि आपको खुद करना पड़ेगा। आपका फ्यूचर प्लान करना और सही डायरेक्शन में जाना, आपके अब्बा जी, आपके चाचू, आपके, उनको किसी को नहीं पता कि आपने क्या करना है। पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज़ कि सारे का सारा वज़न खुद लेके करना पड़ता है। तो आज की ये जो गुफ्तगू वगैरह है ना, जो मैंने आपके लिए मुख्तलिफ स्लाइड्स भी दी हैं, वो मैं आपको, मुझे नज़र आ रहा होता है कि आप बहुत ब्राइट बच्चे हैं, बट मुकम्मल तौर पे आपको पता ही नहीं, कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया क्या किया। और ये जो गाइड करना है ना, वो सिर्फ आपने अपने आप को करना है। मैं आपको ये पॉइंटर्स दे रहा हूँ। मैंने आपसे एक फॉर्म दिया वगैरह कि आप में से हर बंदे की कहानी एक मुकम्मल तौर पे अलहदा होगी। मोहम्मद अहमद कयूम की अलहदा, मेरा बाप एक्चुअली सिटिंग जज था उस टाइम के ऊपर, मैं बाहर से पढ़ के आया हुआ था, मेरे पास पैसे थे,
मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे बाप की दुश्मनियां भी मेरे खाते में पड़ी और 172 और चीज़ें, मेरी वो मेरी कहानी। मैं शायद उसकी वजह से बीच में सक्सीड कर गया हूँ या अपनी मेहनत की वजह से, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपने नहीं करना। आप मेरी तरफ पॉइंट आउट तो कह के सकते हैं ना, वो शहजादा है या चेहरों की बात होती है, बट आपने अपना मुकदमा कैसे जीतना है, क्योंकि आपको भी भूख लगेगी और आपके भी वालिदैन हैं और आपके भी मसले हैं, उनका आपने अपना रास्ता निकालना है किसी और की तरफ। तो पहले दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्लान फॉर योर सेल्फ। वो जो फॉर्म मैंने आपसे इब्तिदा के अंदर दिया ना, वो अगर आप एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाएं, या बल्कि पहले यही स्लाइड्स चलने दें। इब्तिदा असल में तो ये होता है इस प्रोफेशन के अंदर कि अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर देखें तो इसकी तैयारी आपके लॉ स्कूल के अंदर ही शुरू हो जानी चाहिए। लॉ स्कूल के अंदर इस तरीके से कि अगर आपका ये सवाल है यार मैं नौकरी के लिए कहाँ पे जाऊँगा, मैंने सिविल करना है, मैंने फौजदारी करना है, क्या करना है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि इसकी इब्तिदा होनी चाहिए थ्रू इंटर्नशिप्स वगैरह वकालत के आखिरी 2 सालों के अंदर, कि आप फील्ड में आना शुरू करें ताकि आपको समझ आए वही यार ये जो CPC एक्ट मैं पढ़ता हूँ उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑर्डर शीट क्या होती है उसको इस्तेमाल करके 711 की एप्लीकेशन क्या है, ये क्या बलाएँ हैं। और आपको एक्साइटमेंट भी होगी और आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जाएंगे, किसी माठे वकील के साथ जाके इंटर्नशिप कर लेंगे तो आप कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे कि वही नहीं यार ये अहमद क्यूम ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, इसके पास अगली मैं इंटर्नशिप करूँगा। मेरे पास आएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो हाई कोर्ट का काम करता है, ट्रायल के लिए मुझे शायद शहजाद भट्ट के पास जाना चाहिए। तो आप 2-3 इंटर्नशिप्स के अंदर ना फील्ड में आके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में कहाँ पे जाके नौकरी होगी। और अगर आप अच्छे तरीके से अपने ताल्लुकात बना रहे हैं और अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अंदर आते हैं लॉ स्कूल के अंदर ही, तो आप जब आएंगे नौकरी के लिए तो मैं आपको एसोसिएटशिप या ट्रेनिंग के लिए रख लूँगा। अगर आप मुकम्मल तौर पे कोरे आएंगे और आपको पता नहीं क्या आपके अंदाज से दफ्तर का माहौल है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है, तो ये आसान तरीका होता है कि इंटर्नशिप इज सपोज टू बी समथिंग दैट यू आर यूज्ड। अब हर बंदे की अलग-अलग कहानी है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो एक वकील के तौर के ऊपर सबसे वकील का बड़ा स्किल ये होता है कि एक सवाल या एक प्रॉब्लम उसके सामने आती है, उसका जवाब किताबों में से कैसे निकालना है, उसके जवाब के ऊपर कागज़ में क्या लिखना है, फिर जाके बोल जुबान कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें वो उसने सॉर्ट आउट करना होता है। वही एक्सरसाइज हम आपके साथ करेंगे। ये अगर अगली स्लाइड की तरफ चले जाए, आपके ख्याल में मैं आप सारे दोस्तों से सवाल ये करूँगा कि जी एक वकील को करने के लिए, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक वकील क्या काम करता है, जो काम एक अच्छा वकील करता है वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, आनी चाहिए, उसके पास ये डेवलप ये स्किल्स अगले वाले के ऊपर ही चले जाएं। एक वकील क्या करता है, वो क्लाइंट उसके पास आता है, यानी क्लाइंट होना चाहिए, क्लाइंट हासिल करने का तरीका होना चाहिए, क्लाइंट को सुनने का तरीका होना चाहिए, यानी कान उसके खुले होने चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी ना करता रहे। जब वो बंदा आगे से कुछ कह रहा होता है तो उसकी चीज़ की समझ भी आनी चाहिए, उसके नोट्स भी लेने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब कोई मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल भी बोल रहा हूँ तो आप में से कितने नोट ले रहे हैं, वो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या अगर आप अपने उस्ताद के साथ होते हैं या काम के अंदर कि भाई जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तो मैं उसका कैसे लिखूंगा, फर से उसके नुक्ते तो नहीं आपने लिखना शुरू कर देंगे ना। अगर आपको आदत नहीं पड़ी हुई कि हाथ में पैड हो और पेन चले और पेंसिल चले, और यहाँ पे सारे हाथ मेरे एसोसिएट भी जितने बैठे हुए हैं वो हाथ बांध के सामने बैठे हुए हैं, मुझे भी मुकम्मल तौर पे को रहे हैं, कई तो मुझे घूरियाँ करा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो वो इसलिए नहीं कि मेरे अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं या पावरफुल हैं जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो इसलिए है कि आपका स्किल समझ के कागज़ के ऊपर लिखना और नोट्स बनाना इस वकालत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बला से ये जो मैं चीज़ कह रहा हूँ ये लिखने के बाद उठा के फाड़ के फेंक दें, बिकॉज बात ये है कि आपकी एबिलिटी हाथ चलता है कि नहीं, तेज़ तेज़ कोई अगर बोल रहा है तो उसके 5 जुमलों को एक जुमले में आप लिख के एक पॉइंट बना सकते हो कि नहीं। कोर्ट में भी यही होता है और ड्राफ्टिंग वगैरह के अंदर भी ये होगा। अब उसकी चीज़ आपको पता चल गई। ये दूसरा, ये जो किताबें पीछे सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, इनका पढ़ी तो नहीं हुई मैंने, लेकिन इनका पता होता है मुझे कि यार फ़लाँ चीज़ का जवाब फ़लाँ जगह पे होगा। कॉलेज के लिए तो आपको रट्टा लगाना पड़ता है, वकालत में रट्टे की नहीं ज़रूरत। ये किताबें खोल के उसके सवाल का जवाब आपने अब कैसे अखज़ करना है, उस सवाल का जवाब निकाल के अब आपने लिखना है। लिखना आपने किस तरीके से है, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, लेकिन सारी ज़िंदगी आपने नहीं लिखे, पर्चा भी आपने पहली दफ़ा बीच में जाके शीटें भर के सारे का सारा दे दिया, अंडरलाइन करके, और बीच में वो बना के आपने सारा कर दिया, उससे नहीं आपकी ये होती। इस वकालत के अंदर
जो चीज़ अगर लिखने की आदत नहीं है, आपने पिछले 3 साल के अंदर या 5 साल की डिग्री के अंदर या 4 साल की डिग्री में कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आके फरफर लिखना शुरू कर देंगे जब और भी मुश्किल होगा, और टेक्निकल चीज़ लिखनी है और बड़ी मुश्किल चीज़ लिखनी है। लिखने की आदत नहीं है या पढ़ने की आदत नहीं है, तो इतनी मोटी फाइल, ये पीछे 15 पढ़ी हुई है, इतनी मोटी फाइल अगर आपने ज़िंदगी में गाइड ही इतनी मोटी पढ़ी है और गाइड पढ़ के बीच में पास हुए हैं, तो इतनी मोटी किताब अगर आपने कहाँ से बीच में भुगता लेनी है, या मुकदमा जब सामने आएगा जिसमें मुश्किल मुश्किल अल्फाज होंगे। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पढ़ने का भी स्किल होता है, लिखने का भी स्किल होता है, और ये सारे मसल होते हैं जो आप अगर नहीं करते रहेंगे अगले पिछले 2 साल में, तो ये कोई जादुई चीज़ नहीं होती कि आके मैं आज वकील हो गया मुझे तो मैं फरफर करना शुरू कर दूंगा। इस स्टेज के ऊपर ये बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, एक वकील की सबसे ज़्यादा एबिलिटी कोई ऐसी कोई मुझे बता सकता है एक चीज़ की जो अगर आप ना करें तो आप कोई मुकदमा जीत ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो ही नहीं सकता। क्या चीज़ है कि जो आप अगर ना अगर वो आप चीज़ ना, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा बीच में आपका ब्रेन है सारे का सारा, मगर सारे मुकदमे आप हार जाते हो, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, सब कुछ आप दुनिया के सबसे अच्छे वकील हैं। आपकी आदत एक सिर्फ खराब आदत है कि आप टाइम के ऊपर नहीं पहुंचते, या आप कोर्ट पहुंच ही नहीं सकते, सुबह आपसे उठा ही नहीं जाता। आपने सारा कॉलेज के अंदर आपकी एक्सरसाइज ये थी कि जी आप क्लासेस आपने कभी सारी जिंदगी अटेंड नहीं की, तो सुबह 8 बजे बेल कराने के लिए जज के पास अर्जेंट करने के लिए आप तो उठते ही नहीं है बीच में, ना आपका दिमाग चलना शुरू होता, ना आपकी आदत है। तो लॉ स्कूल आपको जहर लगता होगा, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती होंगी, अगर फिर भी मुंह उठा के दांत साफ करके शेव बना के अच्छे कपड़े पहन के अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो यू मीन टू टेल मी जब प्रेशर ऑन होगा तो उस टाइम सारी रात आप जागे होंगे, तो अगली सुबह उठा करके वहाँ पे जाके बीच में दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोर्ट में टाइम में पहुँच ही नहीं सकते तो आपका तो कुछ भी आपकी परफेक्शन होगी तो यू नेवर गोइंग टू विन, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस। ये जो आपके ऊपर तशद्दुद या जुल्म या आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं लॉ स्कूल के अंदर या बाकी वगैरह जगह के ऊपर, वो तशद्दुद जुल्म नहीं है, इट्स योर हैबिट्स, और आपका स्किल हो रहा है कि बोरिंग चीज़ें भी आप समझ के लिख सकते हैं कि नहीं, किसी को खुश करने के लिए भी जो लवाजमात हैं उस पर मजमून लिख सकते हैं कि नहीं। अगर किताब बोरिंग है, पढ़ी नहीं जाती, क्या गांधा आ रही है पकड़ के, वो फिर भी अखज़ उसमें से नुक्ता करके उसको बंदे को खुश करने के लिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो वकील भी यही काम करता है। तो पंक्चुअलिटी मेरा प्रिंसिपल बेसिकली ये है, मैंने एग्जैक्टली ऑन द डॉट इसलिए शुरू किया है, जिंदगी का असूल बनाएं कि अगर उसको कहते हैं अगर 5 मिनट पहले पहुंचे ना टाइम से, तो इसका मतलब है कि आप 10 मिनट लेट हैं। जिंदगी का असूल ये होना चाहिए आपकी कि 15 मिनट पहले मैंने पहुंचना है। जज के डिसिप्लिन वगैरह के बारे में भी है कि मैंने 15 मिनट पहले पहुंचना है ताकि सांस ना चढ़ाओ, कोई किताब गुमी हुई है, बैठने की जगह नहीं मिल रही, ये मसला है, वो है, ट्रैफिक में मैं फंस गया इसलिए टाइम पे नहीं पहुंच सका। दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ, इट इज अबाउट हैबिट्स। अगर ये आदत नहीं जिंदगी में पड़ी हुई और कहे जी मैं आखिरी मिनट के ऊपर बीच में उस दिन ट्रैफिक ब्लॉक थी, बेल के लिए पैसे लिए हुए थे, क्लाइंट को पकड़ के 2 हफ्तों के लिए वो अंदर, आप टाइम पे पहुंचे नहीं, जज ने अर्जन करके रीलिस्ट कर दिया और आप वहां पे पहुंचे तो आपको उसके खानदान वाले जूते मारने के लिए खड़े हैं कि जी तो मैं क्या करूं अगर आप इसको कहते हैं 15 मिनट पहले नहीं पहुंच सके। अंडरस्टैंड दिस कि इफ लॉ कॉलेज वो जगह है जिसको अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में भी आप सीरियसली नहीं होने लगे किसी तरीके से, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और होगा यार बोरिंग होगा, क्लासेस नहीं होती होंगी, मगर रूटीन बनाना अपनी और अपनी एबिलिटी रखना कि जी मैंने अपना फिर भी इस सिस्टम हमारा टूटा हुआ है, केसेस एडजर्न होते हैं, बाकी 172 चीज़ें, जज लेट पहुंचता तो फिर क्या, जिस एक दिन वो टाइम के ऊपर बीच में बैठ गया और मुकदमा तुम्हारा उड़ गया तो तुम्हारा करियर तो उधर 5 साल की मेहनत के अंदर ठुक गया, जब क्योंकि 50 बंदों के सामने क्लाइंट ने तुम्हारी माँ बहन की और बेइज्जती की। तो समझने की बात यह है कि आपकी एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू उसको चीज़ को पकड़ के समझने जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्या अखज़ करना है, इसके मुझे क्या चीज़ पता चल रही है और फिर उसको इस्तेमाल करके लिखना, सोल्यूशन निकालना, फिर कागजात नोट तैयार करना और उसको करके फिर जाके वो जो बंदा आगे डरौना सा बैठा हुआ है, जो तंग हुआ है, बीवी से लड़के आया हुआ है, उससे इस तरीके से बात करना कि वो तुम्हारे फेवर के अंदर 5 जुमले लिखे कि तुम्हारा सही है और दूसरे का गलत है, राइट? तो
ये चीज़ है, इसमें ना कोई जादुई चीज़ है, ना कोई सुपर ह्यूमन चीज़ है। आम बंदे ही वकील होते हैं। कोई एतजाज़ एहसन साहब, एसएम जफ़र साहब वगैरह, उनमें कंसिस्टेंसी थी। मेरे वालिद साहब, मैं वगैरह कोई खुलाई मखलूक नहीं है। तुम यहाँ पे होते तो मुझे हाथ लगा के देख लेते, इंसान हो। बाकी भी आप किसी आजम नज़ीर तारड़ साहब के पीछे तस्वीर लगी हुई, आजम नज़ीर तारड़ साहब आने के तारड़ से आए थे, गांव से आए थे, किसी जज के बेटे नहीं थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक यतीम था बंदा, बाप का बिजनेस ठप हो गया हुआ था, माइनॉरिटी कम्युनिटी से। तुम तो फिर भी ज़्यादातर मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो। वो उसके बावजूद अब उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ जगह के ऊपर लगी होती हैं। उसने मुल्क एक हासिल किया, वकालत पे इंडिपेंडेंटली करता रहा वगैरह। तुम्हारे से तो वो ज़्यादा क्या गुजरा था यार, बैक जहाँ से अगर आप उसकी बैकग्राउंड चेक करें। यतीम था, माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, मुसलमानों को किसी खाते में नहीं लिया जाता था वहां पे। बंद करता 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 पकड़ के अब हम उसको चूमते हैं और पूछते हैं, ईमानदारी की हाइट के ऊपर रखते हैं, हर कमरे में उसकी तस्वीर लगाते हैं। इतनी इज्जत ये प्रोफेशन आपको दे सकता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार देखो, अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे तो किसी के पास नहीं। बहुत अच्छी बात होगी कि तुम रगड़े जाओ और तबाह हो जाओ इस प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ आ रहे हो। मैं तो चाहूँगा कि तुम सक्सीड वगैरह ना करो और ना कोई और बंदा करेगा। तुम्हें तो रोंद के मैंने अपना मुकदमा जीतना ना, तुमने मुझे हराने की कोशिश करनी है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। यू नीड टू, हम दुश्मनी आपस में पालने के लिए नहीं आ रहे। और आपसे मैं गुफ्तगू भी बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सख्त हड्डी नहीं है, अगर ब्रेव नहीं हो, अगर तुम अपने चीज़ के ऊपर तैयारी नहीं कर सकते, तो लोगों की मुकदमे और जिंदगियां तबाह करने के लिए मत आओ इस प्रोफेशन के अंदर। प्यार से बात कर रहा हूँ, आपस में एसोसिएट भी सारे के सारे बैठे हुए। अगर तो तुम रिस्पॉन्सिबली के, और ये दुनिया का इतना अच्छा प्रोफेशन है कि ये मुझे रोज़ मैं इसकी खुशी खुशी बिस्तर से बाहर निकल के आ जाता हूँ। मैं इतवार को भी यहाँ पे दफ्तर में ही पाया जाता हूँ, 7 दिन काम करता हूँ। और ये जो इंटर्न्स बैठे हुए उनसे पहले आता हूँ और अमूमन इनके बाद ही जाता हूँ, माँ से भाई 1 या 2, जो मेरा ख्याल में शायद उन्होंने यहाँ पे किया। किस लिए संडे को किस लिए आते हो यार? मुझे तुम में से 1-2 घर वालों से लड़के आए होते हो कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रखी हुई है तुमने यहाँ पे? पता नहीं, हर किस्म का यहाँ पे है। तो बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिमाग ही सारे का सारा हो गया और यहाँ पे स्माइली फेसेस भी आ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो दिमाग का फेस। यार देखो, बात समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, खेलो हंसो खेलो वगैरह, कूदो, तुम्हारा हक है कि तुम बीच में बहुत ज़बरदस्त वकील बनो, बेशुमार कमाओ, मगर वो हक किसी ने ला के नहीं देना। मैंने फिर बाद में कह रहा हूँ कि मुकदमा मुझे खुद करना पड़ता था। होगा मेरा बाप बीच में साहब का जज और दादा, मेरा ये होगा या वो होगा, मैं वहाँ पे जाके जब बहस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि अब्बू से पूछ के बताऊँगा। और अगर मेरे बाप ने मेरी ये आदत बनाई होती है अब्बू से पूछ के बताऊँगा, वो इसलिए मुझे कहते थे जाओ जा तू खुद देख, ताकि मैं अपनी टपाओं के ऊपर खड़ा हूँ और ज़्यादा सीखूँ। कि अब वो नहीं है तो मैं फिर भी कायम हूँ। आपके वालिदैन आपकी मदद करने के लिए 172 चीज़ें आपको बीच में कर कह भी देंगे, बता भी देंगे कि बच्चे इसका ये जवाब है। मेरा बाप वालिद साहब मुझे ये कह सकते थे, यार PLD 75 के अंदर ये लिखा हुआ है, जुल्ला साहब ने ये कहा हुआ है, ये उस फलां सफ़े पे जाके देख ले, वो इंसाइक्लोपीडिया थे। बट अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जब मुझे धकेला इस साइड के ऊपर और मैंने वो जाके खुद देखी, और 11वां मुकदमा मैंने खुद देखा जिसके अंदर मुझे सवाल का जवाब मिला, तो 10 मैं पढ़ चुका हुआ था जिसमें मुझे पता चला यार यूँ होगा तो मेरे खिलाफ जाएगा, दूसरी पार्टी के फेवर में ये जजमेंट है। और वो चीज़ें लिख के ना, जैसे मेरे दोस्त ने बताया, वो मैंने अपने रजिस्टर में लिख ली। हो सकता है कि मैं अगली साइड से भी पेश हो सकता। और वो जो सारी मेरी नॉलेज है ना, जो उन्होंने मेरे से काम करवा के उन्होंने मुझे कहा यार मेरे वास्ते भी एक काट दे, तो मैंने उस दिन के अंदर, अगर मेरे बाप ने मुझे एक उसका सवाल का जवाब दिया था तो मैं एक चीज़ सीखता। मेरे वालिद साहब ने मेरे पे रहम ये किया कि उन्होंने मुझे 18 चीज़ें सिखा दी, क्योंकि मैंने 18 जजमेंटें फरोली और 5 उन्होंने मेरे ऊपर और भी डाल दी, तो 5 और नुक्ते मैंने सीख लिए समझने की। और आप तमाम दोस्तों को मैं ये कहने की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि इस प्रोफेशन के अंदर मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। आपने अपने स्किल्स को ठीक करना है। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वो जो आपसे फॉर्म मैंने शेयर किया था वो ज़रा खोल दीजिए प्लीज़। नहीं यार, ये तो मैं आ गया। फॉर्म प्लीज़ शेयर कर दीजिए जो मैंने वर्ड फाइल शेयर की थी, जिसके अंदर तमाम दोस्तों को कहा था कि उसको छाप दें प्लीज़। यार ये मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखो मेरे लेक्चर, यार ऑडियो ज़रा ऑफ कर दो और थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए प्लीज़। ये जो फॉर्म आपको दिया हुआ ना,
ये कागज़ का टुकड़ा है, इसका मकसद ये है कि इसको भरने से आपका जहन सीधा होगा कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये चीज़ें मैंने बेहतर करनी है और कैसे इनको बेहतर करना है। ऊपर आप तारीख लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्म आप हर 3 महीने या हर 6 महीने के बाद आप भर के खुद अपने साथ बैठ के मेरी तरफ से फाड़ के फेंक दें या अलहदा रख दें, ये आपका है, आपके लिए। ईमानदारी से इसमें ईमानदारी से सच लिखो। आज की तारीख ये है, मेरा नाम ये है, कि उसको कहते हैं मेरा लॉ कॉलेज ये। अगर जाली लॉ कॉलेज है तो फिर उधरों ही वेले है, अगर कॉलेज गई नहीं है, कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं थी और डिग्री खरीदी हुई है तो मसला पड़ेगा। हाँ, फिर भी लिख लो, चलो जिस नाम के ऊपर डिग्री खरीदी हुई है वहाँ पे लिख के रख लो। कौन से शहर से हो वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वकालत कहाँ पे करनी है, उस शहर के अंदर करनी है कि कहीं और जाना है। अभी जो कौन सा तुम्हारा बॉस है, खुद बॉस बनना है, खुद वेले हो, किसके साथ काम करे उसका नाम भी लिख लो, और कौन सी बार एसोसिएशन से हो, कौन से इलाके के अंदर से करके वो उसकी मेंबरशिप भी ज़रूरी है, ताकि उसको इस्तेमाल करके आप वहाँ से ही सीखेंगे। बार एसोसिएशन ही आपका बेसिकली घर है। सबसे पहली चीज़ आगे थोड़ा सा, और ये डब्बा जो नीचे बने हुए इनको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए जी। ये चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको वकालत में जिनकी ज़रूरत होती है और जिनको आपने इस्तेमाल करना है। आप में से कई ज़्यादातर एक्चुअली उर्दू में अच्छे होंगे, अंग्रेज़ी में शायद माठे होंगे, या चंद जो अंग्रेज़ी में अच्छे होंगे उनको वह करके अंग्रेज़ी बोलते होंगे, बर्गर होंगे मुकम्मल तौर के, पर उनको उर्दू नहीं आती होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों लैंग्वेजेस के बगैर आपका गुजारा नहीं है इस कौम के अंदर, यहाँ पे। सो आपकी ये जो स्किल्स वगैरह है ना, ये आपने उर्दू में भी देखने और आपने अंग्रेज़ी के अंदर भी देखने। बिकॉज मैं जब जहाज़ से उतर के आया था, सारी डिग्रियाँ मेरी बाहर की फ़ॉरन थी वगैरह, अंग्रेज़ी मैं भी टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके करता था, मगर अगर सिविल जज के सामने मैंने वह करके अंग्रेज़ी बोली तो उसने चिढ़ के मुझे 2 हफ्ते के लिए या रिलीफ शायद ना दी इस वजह से। तो मैं उर्दू के अंदर आना या उर्दू के कागजात पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुनना और सोचने वाली जो बात है, उर्दू में आप कर सकते हैं, 10 में से अपने आप को नंबर दें कि अंग्रेज़ी में कितने कर सकते हैं। अब आप में से कोई अफलातून तो है नहीं कि जो अपने आप को यहाँ पे बैठ के 9 और 10 नंबर देने शुरू कर दे। आप सारों ने ये फॉर्म भरे हुए हैं, तो ठीक है, वो कागजात वगैरह रख के यू नीड टू बेसिकली सी, अगर उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी, कि कैन यू थिंक इन इंग्लिश सामने पढ़ रहे हो, इंग्लिश की चीज़ पढ़ी हुई, कैन यू verbalize in English, can you switch to English if the judge requires you to appear before the high court, yeah, the judge actually starts speaking to you in English, can you switch like this कि आप कहेंगे हैं जी जी व्हाट जी लॉर्डशिप जी, और इस तरीके से सारे का सारा उज़ैफ़ा साहब कह रहे हैं कि जी चैट के अंदर ये शेयर कर लें। सोचना, इसके साथ साथ रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फाइल्स वगैरह उर्दू अंग्रेज़ी में, क्या आप फ़र्दें उर्दू की पढ़ सकते हैं? ऑर्डर शीट सारी की सारी उर्दू है। आप बैरिस्टर हैं, आपने उर्दू पढ़ी नहीं, आप तमाम मुआहदे उर्दू में होते हैं यार, ज़मीन के फ़र्दें उर्दू में होती हैं, ऑर्डर शीट्स अमूमन उर्दू में होती है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके बगैर अगर आपने सिविल की FIR, फौजदारी के सारे मेन डॉक्यूमेंट ज़मीनियाँ उर्दू के अंदर होती हैं। उर्दू अगर नहीं पढ़नी आती तो अफारिग है। जजमेंट सारी अंग्रेज़ी के अंदर होती हैं, जितने रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। स्टैट्यूट सारे के सारे अमूमन 99% आपको अंग्रेज़ी के अंदर ही मिलते हैं या अंग्रेज़ी के ऊपर ही रिलाई करता है। तो दोनों के बगैर गुजारा नहीं। यहाँ पे आप अपने नंबर लिख लेंगे जी 10 में से आपकी कितनी पोजीशन है। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप नंबर लिखी जा रहे हैं, इनसे आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि यार अगर मेरे 3 हैं तो मैंने फिर इसको बढ़ाना है, यहाँ पे काम करना है, और उसके बारे में भी सोचिए अब मैंने इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। 3 महीने के बाद जब आप जाके दोबारा भरे होंगे, अगर 3 के ऊपर ही बैठे हुए हैं या खुदा ना खास्ता 2 पे चले गए कि हाँ यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ ही नहीं का खाती है मैंने, तो पहले भी मैं 3 नंबर दिए थे, शायद मेरे अब 2 बनते हैं। इसका मतलब होगा कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या जहाँ पे कर रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको वहाँ पे उस चीज़ की सहूलत वगैरह मिले। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये डब्बे भरने का फ़ायदा और इसका ये है कि आप अपने आप को खुद ही जांची जा रहे हैं कि यार मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें मुझे करनी है। आगे लिखने के साथ ओरल एडवोकेसी, मेरी तरह अगर आप थे तो मैं प्रॉब्ली अपने आप को इब्तिदा के अंदर 2 नंबर देता 10 में से या 3 देता। इंग्लिश में भी और उर्दू के अंदर भी मेरी टांगें कांपती थी, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे और मैं इतना हकलाता था और कि मेरे से जब मैं 12वीं करने के लिए वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में बड़ा ज़बरदस्त तोप चीज़ था, कोलंबिया से मैंने डिग्री की हुई थी, मेरे से 30 सेकंड नहीं बोला जाता था अंग्रेज़ी में, और हकला के मुझे पसीने आ रहे होते। अब मैं आपको भी लेक्चर दे रहा हूँ और कल सुप्रीम कोर्ट में भी 2 केसेस आर्ग्यू करने, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड के हाईएस्ट जज के सामने। अगर मैं कर सकता हूँ
तो ना मैं कोई इसके अंदर है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बात बशर्त शर्त ये है कि आपने अपने आप के ऊपर काम करके अगर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यार बोलोगे नहीं अपने यहाँ पे किसी उस्ताद के सामने या अपने कॉलेज में, या वैसे ज़ुबान की गिरा नहीं खोलोगे तो क्या फर खुलनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली? मेरे वाले साहब ने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि यार वो ये मोहम्मद तेरे बस का काम नहीं है वकालत, तू बहुत धीमा है इसके लिए, तू ना कर वकालत। मैं लड़के इस प्रोफेशन में आया और सारी इज्जत और बोलने की एबिलिटी इस प्रोफेशन ने मुझे देखो अब कितनी दी है कि मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ और फर बोल रहा हूँ और ज़ुबान बिल्कुल नहीं हकला रही और खुल के बोल रहा हूँ ये करके। तो आपकी भी एबिलिटी है, आप अपने आपने लीडर बनना ना, बाहर का लीडर की बनने की बाहर आपने ये गिनवाए सारे ओहदे, वो वहाँ से आई कि मुझे बोलना प्रोफेशन ने सिखा दिया हुआ था और अच्छा बोलना। फिर मैं जब उसके अंदर बाहर पॉलिटिक्स में आया और बेहतर, जब सर पे पड़ी तो और बेहतर हो गया और बेहतर हो गया और बेहतर हो गया। और ये सारी की सारी चीज़ें तो समझने की बात ये, अगर खुद नहीं करोगे कि कल कर लूँगा या दूसरे को बोल लेने दो, बात ये है कि अगर आप कोनी मार के पीछे किसी को करके खुद आगे नहीं होगे कि मैंने बात करनी है, तो मुकदमा कैसे जीतोगे? जबकि मेरी कोई हत्तुल इम्कान कोशिश ही होगी कि जज तुम्हें बोलने ही ना दे या मैं जज के सामने तुम्हें बोलने ही ना दूं। जब आप बोल एक लफ्ज़ कहें तो मैं चार जो उसके अंदर इंटरप्ट करके आपको आप ले लें और आपके बैरिस्टर अहमद कही हूँ मैं, यार ये बीच में कह रहा है तो चलो रिस्पेक्ट के अंदर ये आपकी बोलती बंद हो जाए मेरी दहशत के साथ। इवन तो मैं अपनी दहशत ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने बोंगियाँ मार मार के, बट मुझे तो यूँ होना चाहिए कि बला 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 इस तरीके से आपके साथ आई शुड टॉक डाउन टू यू। बट समझाने की बात आपको ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर जीतने का जो भी तरीका होगा मैं जीतूंगा। आप भी मुकम्मल तौर पर बदतमीज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि बदतमीज़ी करेंगे तो जज आपके ख़िलाफ़ होकर मेरे हक़ में हो जाएगा, मुझे डिफेंड करना शुरू कर देगा और जो रिलीफ आपकी शायद बनती भी हो वो आपको नहीं देगा। सो समझाने की कोशिश, ओरल एडवोकेसी पर क्लाइंट्स कैसे हासिल करते हो, ताल्लुकात हैं कि नहीं। आप आए हैं कि जी एक गांव से और आके शहर लाहौर में बैठ गए हैं और सिर्फ आके मेरे दफ्तर में काम करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं और फिर अगले दिन आ जाते हैं। तो सारे क्लाइंट्स जानने वाले तो आपके गांव के अंदर हैं और वहाँ पे शायद आपके मुकदमे वगैरह भी आपको बेशुमार मिल जाते, बट आपने चूज़ किया कि मैंने लाहौर में रहना है। तो क्या क्लाइंट्स हासिल आप कर सकते हैं कि नहीं? महंगे वाले, सस्ते वाले, मोहल्ले वाले करने के लिए, बिकॉज इब्तदा के अंदर आपको वही क्लाइंट्स मिलने हैं जो कि आपको आपके आसपास ही आपके जानने वाले होंगे या जो सस्ते वाले होंगे। और अब आखिर में जो है, मैंने आपने देखा लीगल नॉलेज मैंने एंड में डाली हुई है, थोड़ी बहुत कानून भी आना चाहिए। किताबें वगैरह अगर नहीं खोलोगे और लॉ कॉलेज में वक्त ही ज़ाया किया हुआ तो कितने चांसेस हैं आपके ये करने के लिए। मैं ये माइग्रेशन के बारे में भी अभी आपसे बात करेंगे मैडम, उसके ऊपर स्लाइड्स मैंने एक अलग बनाई हुई है कि आपको क्या एबटाबाद में या जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ पे आपको उधर वकालत करनी चाहिए कि लाहौर में करनी चाहिए कि कहाँ करनी चाहिए। आपको वकालत वहाँ पे ही करनी चाहिए जहाँ पे आपको काम मिल सके। और अगर आपने लाहौर की वकालत सीख ली और आप एबटाबाद की वकालत नहीं कर सकते जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलने होंगे, जब आप वापस जाएंगे वहाँ पे आप ज़ीरो पे होंगे। ये वाला बेशक कर लीजिए। देखिए ये चीज़ मैंने आपको ये भी बता दी है। कोई मुझे बता सकता है कि सिविल करनी चाहिए, फौजदारी में स्पेशलाइज करना चाहिए, किस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए इब्तिदा के अंदर? आप में से कितने सिविल में करना चाहते हैं? देखो सवाल जवाब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। आप बहुत बड़े गधे होंगे अगर आपने बीच में कहा कि जी मैं कॉपरेट करना चाहता हूँ या टैक्सेशन करना चाहता हूँ या मैं तो सिविल करना चाहता हूँ या मैं फौजदारी करना चाहता हूँ। बिकॉज बात यह है कि क्या बाकी लोगों से पैसे हासिल करना आपको पसंद नहीं है? इस प्रोफेशन में अगर चांसेस ऑफ सक्सेस आपके हैं ही अगर 10% और आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने फौजदारी नहीं करना, मार्केट के अंदर वो 50% केसेस हैं, तो आपने 10% से अपने चांसेस ऑफ सक्सेस घटा के तक 5% खुद ही कर लिए क्योंकि आपका नहीं दिल चाहता। आप अगर और भी बहु अंदाज हैं, आप कहेंगे मैं तो टैक्सेशन करनी है, मैंने कॉपरेट करना है, अंग्रेज़ी लिखनी आती नहीं, और अगर आती भी हो तो मार्केट के अंदर 1% क्लाइंट है वो टैक्सेशन का, तो 99% तो खुद ही आपने रगड़ दिए ना सारे के सारे चांसेस ऑफ सक्सेस कि मैंने नहीं करना ये है। मैंने आपको अगले सफ़े के ऊपर वो लिख के भी बताया हुआ, आपने फोकस करना है, वो चीज़ें आपने सीखनी है, करनी आनी चाहिए जो मुकदमे आपको अगले सफ़े पे चले जाएंगे। अगले सफ़े पे ये वो मुकदमे हैं जो कि आप अगले 2 साल में ये आम बंदों को इब्तिदा में मिल जाते हैं। तामील मुख्तस का दावा,
रिकवरी सूट, पैसे वापस लेने का दावा, परमानेंट इंजंक्शन का स्टे लेने का, रेंट के मामला, डैमेजेस के, छोटी मोटी बिलें, रिमांड, मेंटेनेंस बच्चों की, बीवी के, ये हम हर हमसाई के अंदर होता है। आपके ख़ानदान में भी होगा, ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप जाके सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ वकालत करने सीखने के लिए आप आना चाहते हैं और मल्टी बिलियन रुपीज़ की आर्बिट्रेशन अगर आप सीखने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो तो आपको अगले 10 साल तक नहीं मिलना काम यार। तो आपने तो अपना वक्त ही ज़ाया किया ना, कि फिर तनख्वाह के ऊपर ही गुजारा करोगे कि ये लाख लाख रुपए का, ये 50-50 हज़ार के ये मुकदमे वगैरह पकड़ के इब्तदा के अंदर अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी मदद के लिए ये सामने जो स्क्रीन पे बना हुआ है, ये 15 नौयत के मुकदमे मैंने लिख डाले हैं कि ये चेकलिस्ट है, जिस चेकलिस्ट को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी वकालत के अंदर ये आप इस नौयत के मिल सकते हैं आपको। अगर आपके फॉर एग्जांपल वालिद साहब का एक सिविल का मेरे वालिद साहब की तरह अगर सिविल का चेंबर है चलता हुआ, तो फिर शायद मुझे आपको फौजदारी ना पढ़ने की ज़रूरत हो, इतनी ज़्यादा फौजदारी ना सीखें, बिकॉज आपके पास शुरू पहले दिन से इतना ज़्यादा काम है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हर बंदे की अलहदा कहानी है, मगर मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ये 15 नौयत के मुकदमे आपको आने चाहिए। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या एसोसिएटशिप कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ बैंकिंग का काम मिल रहा है, या वो आपको ये फाइलें नहीं देखने, तो ये चेकलिस्ट है कि ये चीज़ें आपने अगले 2 साल के अंदर या इंटर्नशिप के दौरान या वकालत के पहले 2 साल में या 6 महीने की ट्रेनिंग में ये सीखने हैं, क्योंकि इनसे तुम्हारी भूख का ख़त्म होनी है यार, कमाई इधर से होनी है। अगर तुम नहीं बीच में ये करने सीखते और जाके एक ही जगह पे स्पेशलाइज कर लेते हो बैंकिंग के, वो बैंकिंग का तो तुम्हें काम ही नहीं मिलना, तो तुम्हारे उस्ताद को मिल जाना, तुम सारी उम्र उसका नौकर रहोगे अगले 3 से 5 साल तक। तो ये वो केसेस हैं। जिंदगी का तरीका ये बनाओ कि मैंने वो काम सीखना जो मुझे मिल सकता है, और मैंने वहां पे जाना जहां पे मुझे काम मिल सकता है, और मैंने वो सीखने के लिए भी वहां पे जाना जहां पे उस नौयत का काम मिल रहा है जो जिस नौयत का काम मुझे मिल सकता है। और ये सादा नौयत के मुकदमे इब्तदा में आपने ये नहीं कहना कि यार मैं स्पेशलाइज करता हूँ, 5 साल के बाद जब क्लाइंट इतने हो जाएंगे कि यू कैन से कि यार मैं अब सिविल के केसेस वगैरह नहीं करता, मेरे पास फौजदारी का ही इतना है कि 7 के 7 दिन बल्कि 6 के 6 दिन नॉन स्टॉप मुझे वही काम मिलता है, तो फिर देन यू कैन प्रॉब्ली स्पेशलाइज। अदरवाइज इट इज़ स्टूपिड फॉर एनीवन टू से कि यार वो मैं तो नहीं जी, वो तो मैं तो मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, मुझे ये नहीं है। आप कौन होते हैं कहने वाले आपको पसंद है कि नहीं वगैरह। मैं आपको लतीफ़ा ही सुना देता हूँ, ये मैंने पिछली दफ़ा भी हर वीडियो में सुनाता हूँ कि वो एक सैलाब आया तो एक बंदा अपने घर की छत के ऊपर चला गया और वहाँ पे बीच में बैठा हुआ था और बार बार कही जाए कि अल्लाह मियाँ मुझे बचाएंगे, अल्लाह मियाँ मुझे बचाएंगे। तो पहले एक किश्ती वाला उसके पास आया, उसने किश्ती वाले ने कहा कि यार आ जाओ मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, मैंने सुना है बड़ा रेला आ रहा है तुम बह जाओगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, तुम जाओ, तुम तुम्हारे साथ नहीं जाना, जाओ तुम जाओ। उसके बाद एक और बंदा आया बीच में तैरता हुआ, वो कहता है यार पानी बढ़ने लगा, आ जा यार मेरे कमर पे चढ़ जा, मैं तुझे पार लगा देता हूँ साथ करके, ये सारे का सारा। कहता नहीं नहीं अल्लाह मियाँ बचाएगा, अल्लाह मियाँ बचाएगा, तब होगा। पानी का रेला आया, वो बंदा बीच में डूब के मर गया, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास गया तो अल्लाह मियाँ को जाके कहता है कि अल्लाह मियाँ देखें वो आपने मुझे बचाया नहीं। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि यार वो देखो किश्ती और वो बंदा मैंने ही तो भेजा था तुम्हें बचाने के लिए, तुम कहते रहो नहीं तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए और मैंने नहीं करना, मैंने यूँ नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। सो यहाँ पे भी यही है यार, आपके हमसाये में अगर मुफ्त का भी मुकदमा आ रहा ना तो वो आपके सीखने की एबिलिटी है, सीखने का मौका है। अगर वो तुम्हारा खर्चा पूरा कर रहा है ना तो यानी आकड़ नहीं होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि मोदी मुझे लाख रुपए नहीं देगा या ये नहीं देगा, वो कहो कि यार 2 लेके आओ, बल्कि और भी किसी के यहाँ तो लेके आओ, मैं तुम्हारा ये करूँगा, अगली दफ़ा चार्ज करना शुरू कर देना। तो समझाने के लिए आप तमाम दोस्तों को ये आया हूँ कि ये जो अजीबोगरीब सी बीच में बोंगियाँ मारते हुए मुझे प्रोफेशन के अंदर दोस्तों की जो नज़र आती हैं प्रोफेशन से, जिसमें वो अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं, वो ना करें। ये आपको मैंने लिख के दे दिए भाई, ये वाले मुकदमे सीखने। फौतीदगी हर ख़ानदान में होती है, इनहेरिटेंस के मामला, डाइवोर्स कुसुनमुखी हर चौथे ख़ानदान के अंदर या तीसरे में आजकल हो रही है, कस्टडी की लड़ाई फिर फॉलो होनी ही होनी है, मेंटेनेंस के केसेस होने ही होने हैं मोहल्ले में, तो आपको वो सीखना चाहिए। सूट फॉर डिक्लेरेशन मुआहदे वगैरह प्रॉपर्टी के हैं, पार्टीशन कैसे होती है, ये करने के लिए फ़र्दें कहाँ से लेते हैं, किन किन नौयत के। देहात में है तो थोड़े फ़र्क नौयत की होगी, एक शहर के अंदर फ़र्क नौयत की होगी। जिसका चैम्बर अच्छा है, जिसके पास बहुत काम है, उसके पास जाओ। अब वो आप आगे थोड़ा सा लेके जाएं, और भी हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। उनमें मैंने एसेट्स लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है, कागज़ पे लिखोगे। यार देखो तुम लोगों की शादी हो जानी है, अगर हुई नहीं हुई और बच्चे आ जाने, यही टाइम है जब कमाओ और सही तरीके से कमाओ वाली लाइन के ऊपर चले जाओ। वो आ गए तो और ज़्यादा और कम टाइम होगा, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ज़्यादा प्रेशर होगा। तो
इसी टाइम को अगर आपने ज़ाया कर दिया तो यू गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। प्राइवेट प्रैक्टिस अब अपना चेंबर कब बनाना है, किस स्टेज के ऊपर, और अपने उस्ताद के साथ कितना टाइम लगाना है, सारा वक्त उस्ताद के पास नहीं, वो तुम्हें नौकर के तौर पे इस्तेमाल करेगा और उसको करना भी चाहिए यार। बिकॉज बात ये है कि वो आपको सिखा रहा है वगैरह, उससे ज़्यादा उसको वो आप उसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने बच्चों वाले पैसे तुम्हें दे दे। कमाना तुमने एट द एंड ऑफ द डे खुद है। उसका दफ्तर यूज़ करके अगर तुम खुद कमा सकते हो, दफ्तर का ठप्पा यूज़ करके अगर वो तुम्हें अपने काम करने की इजाज़त देता है, तो तुम्हारा कम से कम बिजली का खर्चा, दफ्तर का खर्चा वो तो नहीं अब पड़ रहा। लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप्स भी कर सकते हो, और भी तरीके वगैरह हैं। LLM करने का कोई फ़ायदा नहीं यार, उस 2 मुकदमे कर लोगे वो PhD के बराबर होता है। बैरिस्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं यार, सारे का सारा वो ठप्पा ही होता है, सारे का सारा 4 मुकदमे प्रॉपर्ली कर। मैं ज़िंदगी में अपना अम्मी का मुकदमा कभी किसी बैरिस्टर को ना दूँ, उसको तो उर्दू नहीं पढ़नी आती, तो वो मुकदमा कैसे करेगा? डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं उसको पढ़ने आते। तो ये चीज़ें सारों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। पीछे चले जाए पर्सनल लाइफ, देखो आपकी फैमिली में किसी का बाप होगा, किसी का बाप बीमार होगा, किसी की, और हर बंदे की अलग अलग कहानी, उसके बावजूद सक्सीड करना है। अब उसको कवर आपने किस तरीके से करना है? अब वालदैन आपके बीमार हैं, वो भी बड़ा बुरी बात होगी कि अब फिर भी मुंह चुक के आप लाहौर आ जाएं, फिर वहाँ पे जाएं, अपना बाप जहाँ पे बीच में बीमार है वहाँ पे रहें, घर का खर्चा तो कम से कम पूरा हो रहा है ना। गो लिव देयर, और उनके साथ आप बीच में खाने पीने का भी जितना अरसा है, और खिदमत भी करो, सवाब भी कमाओ। इस तरीके के जो इश्यूज वगैरह हैं दीज, इस पीछे करके सिर्फ पिछले सफ़े के ऊपर ज़रा चले जाए। ये आपको केसेस की टाइप यहाँ पे रोक ले, नीचे के ऊपर सिविल के भी सीखना है, क्रिमिनल भी सीखना है, और स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल इब्तिदा में वहाँ पे भी कमाई हो सकती है। लेबर, सर्विस ट्राइब्यूनल्स, ये मुख्तलिफ बैंकिंग वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दें, इनका 25% काम स्पेशलाइज में है, बाकी जो 75 है, 35 इधर है, 35 इधर है, ये सिविल चेम्बर्स वगैरह के अंदर। तो आई वुड रिकमेंड कि यू ट्राई टू डू ऑल राउंडर, बी एन ऑल राउंडर। और आप अभी जहाँ पे आप अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर किसी के पास काम करें, आप एनालाइज करें कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। तुम सीख रहे हो कि नहीं? मेरे पास सीख रहे हो तो ठीक है, फिर तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं वहाँ पे सीख रहे हो तो जगह छोड़ के कहीं और चले जाओ। आर यू बीइंग पेड? नो, यू आर नॉट बीइंग पेड, ठीक है। तो वो कर, लाइसेंस के बगैर मैं वैसे भी नहीं दूंगा, लाइसेंस के बाद भी शायद ना दूँ। वो करके डू यू एक्सपेक्ट टू बी कि मिलेंगे कि नहीं वगैरह, खर्चे तो तुमने पूरे करने। हर बंदे का अपना, इतनी मोहब्बत मेरे से नहीं होनी चाहिए कि मैं पैसे भी नहीं दे रहा फिर भी तुम रोज़ मुँह उठा के बीच में आ जाते हो हैं यार। अगर वो करने के लिए, मगर उसका ये होगा अगर मेरा दफ्तर इस्तेमाल करके तुम कमा रहे हो, सौ बिस्मिल्लाह। तो कब पे होगा? अगर क्या तुम्हारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, अपना अलग दफ्तर करना है कि नहीं, प्राइवेट काम करने दे रहे हैं कि नहीं। वो चेंबर बहुत ही गंदा चेंबर है जो तुम्हें अपनी फाइलों को हाथ नहीं लगाने देता। इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू पे हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। सबसे ज़्यादा आप में से सारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई मुझे ऑन करके बता सकता है कि कोई अंडर ट्रेनिंग है कि कोई वकालत भी शुरू कर दी हुई है? राय साहब, आपका क्या सेंस है? ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं कि अंडर ट्रेनिंग भी है? एक सेकंड, आवाज मुझे ऑन कर। जी, आ रही है आपको? और उम्मीद है कि मैं जो इतनी देर से 15 मिनट से बोल रहा हूँ वो आपको आवाज आ रही थी, कि बाद में पता चला कि 15 मिनट से आपको आवाज ही नहीं आ रही थी। चलो अच्छा, अभी मैं अपनी ऑफ कर रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अभी आ रही है आवाज? अच्छा चलो, ये नाउ आप सारों का आई बेसिकली गॉट अ सेंस कि आप सारे के सारे कितना कर रहे हो और कितने आपकी स्टैंडिंग वगैरह है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी अलग कहानी होगी। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चेंबर में जाएं, और आप जिस चेंबर्स को भी मुख्तलिफ को आप जिनको ज्वाइन वगैरह करते हैं ना, किसी ने बैठ के आपको सिखाना नहीं है। बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग अपनी ज़िंदगी के अंदर, फाइल अगर नहीं खोलोगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और अपने वालदैन का भी। उन्होंने आपको एम बीच में पेट्रोल के पैसे दे के भेज दिया हुआ। अगर आप कोर्ट में जाके कोर्ट की फाइल नहीं करते, अगर कोर्ट में जाते हैं और आप अपने कान और आंखें खोल के नहीं देखते कि और लोग क्या बीच में बहस करें, फलां मुकदमे में क्या चीज़ बहस होती है और कौन जीत रहा है और किस नुक्ते के ऊपर वो हारते हैं, और आप गप्पे लगा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं और सिर्फ एक मुकदमा जिसमें मुझे आप मदद करने के लिए आए सिर्फ वही पढ़ते हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिर्फ 15 मिनट के बाद ये कॉल ख़त्म हो जाएगी, आपने दोबारा मुझे लिंक भेजना होगा। राय साहब ये कह रही है, मैसेज आ रहा है इसके ऊपर।
सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो काम वगैरह कर रहे हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो चीज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग आपने फिर भी इस चीज़ के ऊपर देखना है कि भाई करते कैसे हैं। अगर ऑर्डर, ये देखो, अगर सुबह 20 केसेस लगे हैं, सारे एडजर्न हो रहे हैं, तो अगर तुम फाइल 20 केसेस नहीं खोलते कि इसमें 20 केसेस में तुम्हें मुख्तलिफ कोई सीपीसी का होगा, कोई सीपीसी के इश्यूज का होगा, कोई 7-11 का होगा, अगर फाइल नहीं खोलोगे तो नहीं पता चलेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर 20 केसेस खोलोगे तो 20 प्लेंट्स देखोगे, 20 जवाब दावे देखोगे, 20 इश्यूज देखोगे, 20 एक्चुअली देखोगे इस केस में ये होना है तो आगे से ये तोड़ और आ रहा है, इस तरीके से। 20 कोर्ट्स में डेटे लेने के लिए अगर जाओगे तो 20 अहमदों से मिलोगे, 20 मुंशियों से मिलोगे, 20 जजेस के सामने तुम्हारी शक्ल आएगी। जब 21वां अपना मुकदमा लेके जाओगे तो वो कहेंगे वो देखा हुआ है ये बंदा, या ये तमीज़दार है, या कम से कम यही पता होगा कि इस साइड पे खड़े होना है कि इस साइड के ऊपर खड़े होना है, या यही पता होगा कि रीडर कौन सा है, रीडर से सेलेक्ट वगैरह अगर होगी, ये चीज़ें वगैरह आपको इन चीज़ों का मौका मिल रहा होता है। सिखाना इस प्रोफेशन में किसी ने नहीं, आपने सीखना है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे ना, यू डोंट टेक द पेन, यहाँ पे बैठ के गप्पे लगाते रहोगे दफ्तर के अंदर, तो यूर वेस्टिंग योर टाइम। सो इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट नुक्ता बेसिकली ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अब ये बंद कर लीजिए, एक तो ये फॉर्म खुद भरें और हर 3 महीने के बाद भरें, और अपने आप को एनालाइज करें कि वो यार बेहतरी आई है कि मैं पहले से भी ज़्यादा वेला हो गया। दूसरी कोई स्लाइड्स खोल लीजिए जी, पहले वाली खोल लीजिए प्लीज। राय साहब आप खोलेंगे कौन है बीच में, एक जो हमारी पहले वाली स्लाइड थी। जी सर, इसको अगले सफ़े पे चले जाए। ये तो हैं जो स्किल्स आपने अपने बेहतर करने हैं। अगर समझ नहीं आ रही ना तो चैट जीपीटी में जाएं और उसको कहें कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, वो आपको आसान उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट करके दे देगा। अब तो सारा स्किल्स आपके पास मौजूद है, जो बोंगियाँ मारते हैं वो नहीं। इस पर अगर कोई ख़त में अंग्रेज़ी नहीं आती ना तो अंग्रेज़ी टूटी फूटी पपजी लेके चैट जीपीटी या क्लॉड को कह देंगे यार इसको ठीक कर दो, और वो अगर ठीक कर देगा तो अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि कोई बंदा बीच में बोंगे से बोंगा भी गलतियाँ मार के लाए। आगे आ जाए, अपना जहन को डेवलप करें, अगले सफ़े पे आ जाएं, सोल्यूशन निकालने, नुक्ते गप्पे ना लगाएं, इसका क्या जवाब है, फिर सोचें, अपनी नॉलेज करें। अगर आप जो चीज़ एक दफ़ा काम करते हैं वो अपने उसके अंदर रजिस्टर के अंदर नहीं लिखते, तो जहन से बाहर निकल जाती है, यार ये कहीं देखा था 6 महीने पहले, ये बल्कि 2 हफ्ते पहले ही देखा था, दोबारा से ज़ीरो से अगर काम करना पड़ता है तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, रजिस्टर के अंदर लिख के रखें। लॉ स्कूल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। आपके लिए ज़रूरत है कि वकालत के अंदर लिखना भी है, बोलना भी है, ये सारी की सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं करने के लिए, तो सोल्यूशन निकालने। आगे चलिए सर। आखिरी 2 साल के अंदर आपने प्लान करना है, लॉग एट और सी लॉ का तो अब ख़त्म हो गया इम्तिहान, लॉग एट भी पास करना है, उसकी तैयारी करें, अच्छी जगह पे कैसे जाना है, लाइसेंस कैसे हासिल करना है, वो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें। ये ना करें कि जी वो मैं तो डिग्री आ गई हुई अभी भी बैठे हुए हैं कि जी कहाँ पे अप्लाई करना है मुझे तो पता नहीं, फ़लाँ ने कहा था कि 6 महीने के बाद लाइसेंस मिलता, तो मैं 6 महीने इंतज़ार कर रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट इंटीमेशन भेजी नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं की, इंटर्नशिप वगैरह करेंगे। और ये है, ये जो लेक्चर है इसके मैंने मल्टीपल टाइम्स ये दिया हुआ है, आप अगर यूट्यूब या फेसबुक पे मुझे फॉलो करें तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर नज़र आएगा, जहाँ पे जिसके अंदर यही चीज़ें मैंने ज़्यादा डिटेल के अंदर बात की हुई हैं। एक ये लेक्चर देख लीजिए, आगे कर लें, फर्स्ट ईयर कैसे करते हैं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई उसका जवाब नहीं, आगे देख लो, आगे ले जाए। ये प्रोफेशन देखो नसीहतें करने के लिए नहीं आया मैं आपके साथ, वक्त अपना बेसिकली इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे नज़दीक इससे बेहतर पीछे जाइए, इससे बेहतर दुनिया के अंदर कोई प्रोफेशन नहीं है। ये प्रोफेशन आपको इसमें सवाब भी मिलता है यार, किसी को अगर आप इंसाफ वगैरह दिलवाओगे ना, और अगर ईमानदारी के साथ माना कि उससे हम फीस भी चार्ज करते हैं, अगर किसी को आपने बीच में रेगुलराइज करवा लिया और उसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई, उसके बच्चों को आगे नौकरी मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगे, तो तुम बीच में तुम्हें इतना सवाब मिलेगा कि जन्नती हो जाओगे। मगर अगर हराम पना इस प्रोफेशन के अंदर किया और इसको तब बेचने के लिए और अगर तबाह करने के लिए आए ना, तो ये बंदा ये वाला प्रोफेशन तुम्हें जहन्नम के अंदर भी बड़ी आसानी से ले जाएगा। बिकॉज इस प्रोफेशन के अंदर गंदे से गलीज बंदे, बदमाशों से भी पाला होता है, गोलियां भी वकीलों को लगती हैं, शहीद भी वकील होते हैं, सही चीज़ के ऊपर खड़े हुए भी और गलत चीज़ के ऊपर भी, कि पर्चे दर पर्चा करा रहे थे, किसी ने आके गोली मार दी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि इबादत के लेवल की ये चीज़ है। अगर डरू बंदे तो प्रॉब्ली जाओ बैंकर बन जाओ और कोई प्रोफेशन वगैरह कर लो। मगर वंस अगेन कह रहा हूँ, इस प्रोफेशन के अंदर देखो तुम सारों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ,
तुम कोई अच्छा काम करोगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा, कोई और चीज़ बीच में अच्छी जगह के ऊपर तुम जाके ये करोगे, आप इतनी मुझे इज्जत दी जा रही है कि तुम दोपहर के अंदर वीकेंड के ऊपर तुम जाके भी पार्टी भी कर सक रहे थे, लेकिन तुम इतना पेन लेके मुझे मुझे बैठ के सुन रहे हो। तो इससे ज़्यादा बड़ी इज्जत या इससे ज़्यादा बड़ा सक्सेस क्या ज़िंदगी के अंदर मिल सकती है कि सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ इधर से आप आके मुझे कहते हैं यार तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे से सीखना है। ये सारे जो लड़के मेरे पास बैठे हुए हैं ये आके ये मुख्तलिफ लोगों से कई सिफारिशें करवा के आए हुए हैं कि यार ज़रूर रखना है इनको। क्या पड़ी हुई मैं इतनी ज़्यादा कोई तोप चीज़ हूँ, मगर वो है बिकॉज इस प्रोफेशन की वजह से, तो यही खूबसूरती है। और मुकदमा भी इतना ज़्यादा मज़ा है कि फ़र्क मेरा जो मेरी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ थी, बोला नहीं जाता था, बोलना आ गया। इसकी वजह से कमाई भी दबा के अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। और वैसे भी बीच में खुश हूँ, सुरखरू उम्मीद है हो जाऊँगा। अगली लाइन पे आ जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोफेशन के अंदर शुगल भी बड़ा है। देखो तुम्हारे साथ भी गप्पे लगा सकता हूँ, बाकियों के साथ भी लगा सकता हूँ, और मज़ा भी काफ़ी है। और हर किस्म के बंदे से, फवाद खान भी मेरा क्लाइंट है, यूनुस खान भी मेरा क्लाइंट रह चुका है, मोहम्मद आसिफ भी मेरा क्लाइंट रह चुका हुआ है, और इंडिया में अनिल कपूर के साथ भी मैंने मुआहदा नेगोशिएट किया हुआ है। और ये सारे शुगल मेले वगैरह फुल टाइम है यार, गेम ऑन है। सारे म्यूजिशियन, अली नूर भी मेरा ही आ रहा है, 172 जगह के ऊपर पीसीबी के ख़िलाफ़ भी मैं केस कर रहा हूँ और लाखों रुपए भी कमा रहा हूँ। और ये देखो कि इससे ज़्यादा क्या शुगल हो सकता है कि वो मेरे साथ बीच में आके कह रहे हैं यार ये हेल्प आउट करना है, फलाने भी ये करना है, यार अब मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये पहले मोहम्मद से चेक कर लेंगे, इसको इस तरह करना चाहिए कि इस तरीके से करना चाहिए। सो दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस, बिकॉज इससे ज़्यादा क्या फ़न हो सकता है यार। उर्दू वाला फ़न भी, नून वाला फ़न भी, और दूसरा अच्छा अगर और किताबें पढ़नी है इसके लिए तो ये आपको मैंने सजेस्ट की हुई हैं, ये गोरों वाली किताबें ये हैं। अगला सफ़ा दिखाइए सर। इस प्रोफेशन की इब्तिदा में लैंग्वेज ऑफ लॉ स्कूल, वो और जगह पे लिखी होंगी। मेरे लेक्चर्स जो ये लिंक दिया हुआ है ये ज़रूर फॉलो करें, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक पे फॉलो करें। काफ़ी चीज़ें मैं बोंगियाँ मारता रहता हूँ, काफ़ी आप सीखेंगे। और इब्तिदा में आपको जिन जिन चीज़ें करने की ज़रूरत है, पंजाब बार काउंसिल के बार वोकेशनल कोर्स का भी देखें, वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। वो भी मेरा लगाया हुआ एक पौधा है, ये देख लें। अगली स्लाइड्स का सेट कर लीजिए और हम जल्दी जल्दी उसमें से भी कोई नुक्ते वगैरह आपसे करके डिस्कस करके आगे चलते हैं सर। अगर बल्कि ऐसा करें, 2 सेकंड मुझे सांस ले लेने दें। अब किसी के अगर कोई सवाल हैं तो पूछ लें प्लीज़, बारी बारी। राय साहब आप मॉडरेट करेंगे, कोई हाथ खड़ा करता है तो पूछ लें। अच्छा 1 सेकंड ठहरें, ये मुख्तलिफ मैसेजेस जो आ रहे हैं वो देख लें। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा कुछ। चलें एंड में फिर आप कर लीजिएगा। अब वो स्लाइड खोल दीजिए दूसरे वाली। ये CSS वक्त ज़ाया करने वाली बात है। LLB करने के लिए मेरा क्यों सर खा रहे हो और अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? अगर बीच में पकड़ के LLB का लेक्चर सुन रहे हो, अगर CSS करना जाओ CSS करो। ये किस किस्म का बीच में क्वेश्चन है कि जी वकालत की स्पेशलाइजेशन का देख रहे हो? मेरे वालिद साहब ने भी मुझे कहा था, पहले मेरा ख्याल था कि वो यार मैं एतजाज़ एहसन साहब के तौर के ऊपर टॉप करूँगा और फिर मैं नहीं करूँगा, और फिर मैं कहूँगा नहीं मैंने नहीं करना। तो वक्त ज़ाया करने वाली की क्या ज़रूरत है? बहुत है वक्त ज़ाया करने वाला। इस टाइम के ऊपर थोड़े से मुकदमे पकड़ो, क्लाइंट पकड़ो, कमाई करो और दबा के शुगल वगैरह करो। वकालत करनी है तो वकालत करनी है, और कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। और ये आपकी और चीज़ें आपको अलाउ भी नहीं करता इतना ज़्यादा इसके अंदर फोकस करना चाहते हो। तो CSS करना है या एक और डिग्री लेनी है, LLM के लिए आपने बीच में बाहर पढ़ने के लिए जाना है और आपने बैरिस्टर बनना है और ये करना है, वो शशके होते हैं। मेरे नज़दीक वकालत के अंदर 2 मुकदमे ज़ाती कर लेना, अब पकड़ के एंड तक ले जाना, वो PhD करने से ज़्यादा बेहतर है। और अब इतना महंगा हो गया वो बाहर जाना और LLM करना। यार एकेडमिक डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा LLM से सिर्फ यही होता है कि आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर होंगे LLM करने का। और चंद किस्म की नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए वो कहते हैं कि जी LLM भी हुआ होना चाहिए। मेरे नज़दीक वकालत करने से आती है किताबें पढ़ के एक और एकेडमिक डिग्री और थीसिस लिखने से। थीसिस तो एक नुक्ते पे लिखोगे ना कि जी ये आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल के ऊपर ये वाला एस्पेक्ट। 2 मुकदमे कर लोगे तो वो CPC को शुरू से लेके आपको एंड तक इश्यूज फ्रेम करना, रिटन स्टेटमेंट, ये वो हर नुक्ते को शुरू से लेके एंड तक के जी कैसे जरा करते हैं,
जिरा के लिए क्या कागजात हैं, कागजात कैसे साबित करते हैं, फाइनल बहस कैसे होती है, अपील क्या होती है, अब ये ऑर्डर हो गया, ख़राबी हो गई, उसको कैसे भंड मार लिया, उसको कैसे ठीक करेंगे। दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग अबाउट डूइंग द वर्क। उधर से आप बेशुमार सीखते हैं। रिमोट लीगल करियर्स वगैरह, चेम्बर कैसे चूज़ करें, शाम साहब पूछ रहे हैं। चेम्बर आप इंटर्नशिप्स के अंदर जो भी आपको जहाँ पे भी जगह मिलती है इब्तदा के अंदर हासिल करें, वहाँ पे मार्केट में इधर उधर देखें किसके पास अच्छा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, किसके पास अच्छी एबिलिटी है, उधर से आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अगर आप एंड के अंदर हैं तो आप उस चेम्बर में जाएं जहाँ पे उस नौइयत का काम होता हो जिस नौइयत का काम आपको इब्तदा में मिल सकता है, यानी ट्रायल कोर्ट का, सिविल कोर्ट का या फौजदारी के ट्रायल कोर्ट का। और वहाँ पे भी इतना ज़्यादा हो कि रोज़ तुम्हें कोई 20 या 25 केसेस तुम्हारे वहाँ पे चेम्बर में हों, वो तुम देखो, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे हों, तो रोज़ तुम्हें CPC के 25 टीके लगें ये इश्यूज़ के फ्रेम के ऊपर, ये मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, तो आपको वहाँ पे काम करना चाहिए इस नौइयत के चेम्बर के अंदर। इसके बाद ये सारी चीज़ें कहने के बावजूद बेशुमार यहाँ पे देखो दोस्त, फिर भी मेरा एपलेट चेम्बर है, मेरा प्रॉब्ली वो चेम्बर नहीं है जहाँ पे आप इब्तिदा में शुरू करते हैं, क्योंकि मैं सिविल कोर्ट के अंदर काम नहीं करता, और यहाँ ये लड़के जिस नौइयत का काम कर रहे हैं वो खुद नहीं करेंगे। अगर मैंने आज बैठ के आपसे सारों से सुप्रीम कोर्ट के केसेस तैयार करवा रहा हूँ तो मैं अपना फ़ायदा कर रहा हूँ, आपका किसी का, जो सारे बैठे हुए हैं जो हंस रहे हैं, किसी का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, शो मार सकेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था ये वगैरह, सारे इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको बताना दे, खैर उनको उनके सामने ही कह रहा हूँ, वो फिर भी रजिस्टर नहीं होना। और रिमोट लीगल करियर्स ड्यूरिंग एंड, वो क्या होता है जी रिमोट लीगल करियर्स वगैरह, वकालत कोर्ट में जाकर ही होती है अमूमन, और पैसे भी उसी चीज़ के ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप काफ़ी पॉलिश्ड हैं, ख़ानदान के अंदर कोई जज है, या आपको कोई लीगल एडवाइजरी मिल जाती है, या कॉर्पोरेट या इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, वहाँ पे कमा होगा। रिमोट वगैरह के ऊपर आई डोंट थिंक, लोग कहते हैं इसमें फ्यूचर है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट। और अगर बेसिक वकालत नहीं आई तो लीगल करियर रिमोट कहाँ से होगा, इब्तदा के ऊपर ग्रास रूट से ही होगा। मैंने सिविल कोर्ट से रगड़ा खाया और वहाँ से सीखा है। अगर ना गया होता तो मैं मुकम्मल तौर पे ज़ीरो होता, और मैं दफ्तर में बैठ के अगर रिमोट लीगल करियर मेंटेन कर रहा होता तो आई माइट इवन हैव गॉटन अवे विद इट, बिकॉज मेरा ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी और लाखों करोड़ों रुपए लगा के मेरे वालिदैन ने मुझे किया हुआ था, और मैं बर्गर था और बहुत वेल कनेक्टेड था। 99% लोगों के लिए वो चीज़ नहीं चलेगा। हर बंदे की अपनी कहानियाँ होगी और अपना स्किल सेट होगा। और कोई सवाल सर? इसकी स्लाइड थोड़ी सी आगे कीजिए। आवाज़ नहीं आपकी वैसे आ रही। जी सर, स्लाइड चलें ठीक है, वो बता दीजिएगा। आखिरी कोई फिर सवाल कर लो यार जल्दी से, किसी का है? जिंदगी का मकसद क्या है, और फिर टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, पीछे अरकम साहब अब नंबर बनाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं सवाल, अरकम साहब क्या इधर सामने आके बताएं क्या सवाल है आपका, इधर से आके पूछे। अरकम साहब बड़े लॉन्ग मूड के चैंपियन है जी। हाँ, क्या सवाल है आपका? जब मेरा सवाल है कि इस आपने सिविल कोर्ट के ट्रायल का कहा, तो आपको क्या लगता है कि इस हमारा ऑफिस एपेलेट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ज़्यादा काम है सारा, सिविल कोर्ट का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स कौन है जिनको आप रेकमेंड? सारों को मैं वो रिकमेंड करता हूँ। मैं सिविल कोर्ट के अंदर लाहौर के अंदर अगर मैंने किसी को भेजना हो तो शहजाद भट्ट साहब के पास भेजो, मगर उनके पास इतने ज़्यादा एसोशिएट हैं कि वो अब किसी और को टेक ऑन नहीं करे। आपने उसके पास ही जाना है जिसके पास बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा उस्ताद तो तब होता ना अगर उसने कुछ आपको सिखाना होता। आपने मेरा नुक्ता समझा नहीं। वो कह रहा है कि कौन सा अच्छा चैम्बर, जिस चैम्बर में बहुत ज़्यादा काम है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सैयद अली ज़फ़र साहब के पास काम करता था मांडवी वाला ज़फ़र में। उन्होंने सिविल का कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उनके केसेस इतने ज़्यादा थे, दिन में 18 केसेस थे। मैं और एक और वकील बीच में बैठ के किया करते थे, उधर से हमने सीखा। So it's about opportunity. It's not about how good your lawyer, your उस्ताद is. No one is going to sit you down. मेरे बाप ने नहीं मुझे सिखाया तो तुम्हें कोई छुने का के कोई इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम्हें कहेगा कि यार वो ये है, वो ना कोई एग्जिस्ट करता है। मेरे से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता इंटर्न्स या एसोसिएट्स वगैरह के ऊपर कि यार ये कर लो ये कर लो, और भी बैठ के जो कर रहा हूँ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ अपॉर्चुनिटी। काम वहाँ पे हाथ से निकल रहा है कि नहीं। अगर मेरे की चैम्बर में एपलेट काम भी है या रिवीजन का रिव्यू का काम है, आप नीचे की उसकी प्लेंट्स तो देख सकते हैं, आप जवाब दावे तो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जब आप फाइल देख रहे हैं, अगर आप वो उसको भी खोल के देखते हैं कि यार अच्छा एविडेंस ये होती है, अगर इतनी टाइम में नहीं जाते यू कैन स्टिल टेक बेनिफिट है। बट इधर टाइम ख़त्म हो गया। सो सेकेंड लिंक
कोई सवाल है तो पूछिए जी। हाँ, वी हैव 30 मिनट्स के बाद आई नीड टू गो इन पार्टी। हाँ, क्या कोई है सवाल? मेरा एक सवाल। हाँ सर, आपने वो बात की कि बंदे को वही जाना क्लाइंट या फिर जहाँ उसका इलाका, तो अगर उसका इलाका ही इतनी कोई बड़ी मार्केट ना हो जहाँ पे छोटी नहीं, यहाँ उसको पता है कि उसका पहले छोटे नौयत के केसेस करोगे तो फिर आगे जाओगे ना। यहाँ पे लाहौर में तुम्हें किसने काम देना है? नहीं सर, अगर वो एरिया ही इतना छोटा है कि आप उतना नाम छोटा क्या मतलब, वहाँ पे कत्ल नहीं होते, वहाँ पे डिवोर्स नहीं होती, वहाँ पे बंदे रोज़ नहीं मरते। अगर रोज़ मरते हैं तो इनहेरिटेंस तो होगी ना। तो व्हाई डोंट यू स्पेशल स्टार्ट ऑफ इनहेरिटेंस का? ये लोगों को शेयर दिलवाना, नादरा के शेयर सर्टिफिकेट्स इनहेरिटेंस करवाना, उनकी लोगों के पास ज़मीनें नहीं है वहाँ पे तुम्हारे जो छोटे से शहर के अंदर। बात यह है कि भक्कर के अंदर एक सेकंड उनके सामने बात करते हैं। जी सर, आवाज़ आ रही है जी? आपके यहाँ पे एब्सेंस के अंदर मेरे एक एसोसिएट ने मेरे से ये सवाल किया है, काफ़ी दिल बर्दाश्त होके, इज़ वन ऑफ माई ब्राइटेस्ट एसोसिएट, गिलगित से आया। वो कहता है कि यार ये क्या आप कह रहे हैं कि मैं वापस वहाँ पे घर पे जाके बीच में करूँ? ईद पे भी यहाँ पे ही था वैसे, बाय द वे। अब गिलगित वापस नहीं गया, यहाँ पे दफ्तर के अंदर आके मुझे तंग करता रहा वगैरह। और मैं भी ईद के अंदर यहाँ पे दफ्तर में ही मौजूद था। ये कहता है कि मैं अपने इलाके में क्यों जाऊँ, वहाँ पे मार्केट बहुत छोटी है, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। मैंने उसको ये कहा कि क्या वहाँ पे तुम्हारे गिलगित के अंदर या जीबी के अंदर क्या वहाँ पे लोग मरते नहीं हैं? और अगर मरते हैं तो उनके इनहेरिटेंस के मामलात नहीं होते? तुम उसमें स्पेशलाइज करो या उसका काम करो। क्या वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती और वहाँ पे उन पे डिस्प्यूट्स भाई भाई के आपस में नहीं होते? क्या लोग घर वहाँ पे किराए के ऊपर नहीं देते? क्या वहाँ पे रेंट का काम वगैरह नहीं होता? अब अगर देखो, आजम नज़ीर तारड़ साहब भी जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, एहसन भून साहब वानी के तारड़ वगैरह और वो हाफजाबाद छोड़ के लाहौर आए हैं। 5-6 साल के बाद तो तुक बनता है। अगर इब्तदा में सेटल करने के लिए अगर तुम्हें लाहौर में काम मिल जाता है, या फिर ठीक है लाहौर में अपने कनेक्शंस इतने बनाओ कि तुम्हें ये वाले बेसिक केसेस यहाँ पे मिलने शुरू हो जाए और लाइसेंस वगैरह लेके तुम यहाँ पे काम करना शुरू कर दो। अब तुम्हें चांसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते वो अलग चीज़ है। आई कांट रियली से कि तुम्हारा इसके अंदर यहाँ पे फ्यूचर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब फरहाद अली शाह साहब हैं, वो मेरे एसोसिएट रह चुके हैं, एसोसिएट नहीं सॉरी स्टूडेंट रह चुके हुए। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया था। उनका एक एसोसिएट था भक्कर से, वो काफ़ी ब्राइट था। यहाँ पे लाहौर में काम भी उसका अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। एक दिन पता चला कि लाहौर छोड़ के वो वापस भक्कर चला गया। आई सेड कि यार ये क्या अब बात हुई, तू काम यहाँ तो कहता, एक तो ख़ानदान था उसका वहाँ पे पीछे, दूसरा वो ये कहता है वो वहाँ पे सारे मर्डर के जो जितने भी रेफरेंसेस वहाँ पे छाया हुआ है, बुढ़े बुढ़े बाबों से वो आगे मीलों निकल गया हुआ है, बिकॉज उसकी वहाँ पे जान पहचान थी। वो फरहाद अली शाह के चैम्बर से आया था, वो प्रोसिक्यूटर जनरल के चैम्बर तो मुंडा आया है, वो ठप्पा लगा के वो वहाँ पे गया, उसका काम वहाँ पे धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया। सो इट डिपेंड्स ऑन, हर बंदे का अपनी कहानी कहाँ है। कोई बंदा इधर आ जाता है, कोई बंदा उधर चला जाता है। बात ये है कोई 100% सिलसिला यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस देने। आप अपनी कहानी, मैंने आपको फिर ये कहा कि जो फॉर्म आपने भरना है वो आप खुद अपने हाथ से भरें और देखें कि उसको हाथ से भरें और अपने जो भी नंबर और अपनी जो भी एबिलिटीज़ और कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ और जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो लिखें। अगर 3 महीने के बाद उधर ही खड़े हुए हैं, फिर केसेस नहीं मिल रहे, तो देन यू प्रॉब्ली या तो आपने अपना एस्टिमेट अपने बारे में, नंबर आपने अपने आप को गलत दिए, उनको फिर दोबारा एग्जामिन करके देखें या किसी से डिस्कस करके देखें, या फिर आप जाएं और आप अपने आप को किसी और जगह पे इंप्रूव करने के लिए व्हाट द कागज़ आपको ये दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे नहीं बीच में बन रहा। सो एवरीवन हैज़ टू गिव हिमसेल्फ मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस। आप बड़े काबिल होके भी इस प्रोफेशन में फेल हो जाते हैं, बट मेहनत अगर आप करें और प्रॉपर्ली अंदाज के अंदर लगाएं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। तो समझाने की और ये इतनी गुफ्तगू करने का तुक भी आप तमाम दोस्तों के साथ यही था
कि आपको मैं ये बीच में समझाऊं कि अगर आप सही डायरेक्शन में सोच समझ के करेंगे और देखो, अगर गलती कर भी ली, ठीक है, लाहौर के अंदर नहीं काम करा, गलती तो फिर तुम्हारी अपनी थी ना। तुम ये तो नहीं कहोगे यार उधर जाके मैं उनके कहने के ऊपर, मैंने वालदैन के कहने के ऊपर फलां जगह पे मैंने शादी कर ली थी, अब नहीं चली तो वालदैन का कसूर है सारी उम्र के लिए। अगर गलती भी करनी है तो अपनी मर्जी से करो। मैं बेगम को कहता हूँ कि तू मेरी गलती है करके इस तरीके से भी हो सकता है। काश वो सुनना रही हो। कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों के, मैं आपसे शेयर करता हूं। आज चलने नहीं, मेरी बेगम के बारे में मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, सवाल पूछिए जी। वो सर मुझे तो हाँ, वो खुद ही कह रहा है वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। पहला सवाल है ईसा फैसल की तरफ से सवाल आया है कि मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, और मुझसे मूव कोर्ट कब शुरू करनी चाहिए, किस जगह से शुरू करनी चाहिए, और उसमें मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। यार देखो, मोस्ट जगह के ऊपर ओ यार मेरी तरफ से ना मूड कोर्ट ना करो। मेरी तरफ से तुम गाने शुरू कर दो, जुबान की गाना गिरा खोलो, डिबेट्स करो, मॉडल यूएन करो, खड़े होके बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए। मूड कोर्ट के अंदर 90% टाइम वो जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जो आपका मुकदमा कोर्ट में आप कर रहे थे, जज चुक के आपके मुंह पे फाइल मारेगे जी, जजमेंट्स फेंक रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे जज को, अला इस तरीके से पकड़ के। और मूड कोर्ट की एक्चुअली प्रोपोजिशन भी ये होती हैं, मुझे अभी भेजा है उन्होंने, किसी ने, कॉलेज वालों ने, कि जी वो एक सैयारा है और एक दूसरा सैयारा है, उनकी आपस में जंग हो जाती है, एक में नीले बंदे एक में पीले, उनके इंसानी हकूक के बारे में आप बीच में बताइए क्या। वो तो मैं कभी किसी दूसरे सैयारे पे तो जाके लॉ मूट नहीं करना ना। मामला तो ये है लॉ मूट के ऊपर, देखो एनीथिंग, तुम 15 दोस्त बैठे हुए आपस में तुम जोक मारना या बोलना ही शुरू कर दो ना, दैट इज गुड इनफ। लॉ मूट के अंदर होता क्या है कि दो एक्चुअली बंदे 75 की क्लास के अंदर से दो बीच में शहजादे या 4 शहजादे आपस में मैं करके चले जाते हैं और ट्रॉफियां वगैरह जीतने के लिए जब तक सारे नहीं करते और करो। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं इतना ज़्यादा पुट डाउन नहीं करना चाहता, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोलो। अगर गाना भी गा रहे हो ना, अंग्रेजी गाने जाके गा लेते हो, 50 बंदे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तो कम से कम 50 बंदों के सामने खड़े होने का, अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी मेमोराइज करने का, या वो करने के लिए गाड़ी में अगर तुम बैठ के ऊंचा अंग्रेजी गाने लगा के साथ सिंग अलोंग कर रहे हो, माइकल जैक्सन ही गा लो या किसी और के गा लो, तो जुबान के ऊपर तो चढ़ना शुरू हो गया ना। उर्दू के ड्रामे अगर देख रहे हो, अंग्रेजी के बाऊ हो और देख रहे हो, तो उर्दू तो जुबान के ऊपर चढ़नी शुरू हो। उर्दू अखबार पढ़ना, मैं रोज सुबह आने से पहले, मैं देसी हूँ, मजांगी पैदावार हूँ, तो मैं बर्गर काफ़ी हूँ वगैरह, लेकिन अंग्रेजी दिमाग चलाने के लिए मैं नॉर्मली अंग्रेजी का क्रॉसवर्ड करता हूँ अखबार में। आप मेरे फेसबुक के ऊपर देखेंगे वो पीछे बना होता, ताकि अंग्रेजी के अंदर दिमाग चलना शुरू हो जाए। अपनी आदत ऐसी बना लें। अगर आप लॉ मूट करें, आज करें, कल करें, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप करने के लिए कर रहे हैं, उसमें बोलने की एबिलिटी आपकी बेहतर होती है, ठीक है। मुकदमा तैयार करने का प्रेशर के अंदर होता है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो कोई एक्चुअल डेट नहीं है यार, खुल के करो, जो भी करना है करो, बट पीछे बैठ के वकालत कभी किसी की नहीं चलती, चुप रह के किसी की वकालत नहीं चलती, लिखे बगैर। और सिर्फ मूट नहीं, लिखो यार, बढ़ के अखबारों में लिखो, अपनी पसंद की मौसीकी के ऊपर लिखो, फिल्मों के ऊपर लिखो, ताकि अंग्रेजी में लिखने की आदत पड़े। बेशुमार किताबें पढ़ो, इतनी ज़्यादा पढ़ो, नावल पढ़ो, धड़ाधड़ पढ़ो, ताकि ज़्यादा पढ़ने की आदत पड़े। उर्दू में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, नसीम एजाजी भी पढ़ो, एगाथा क्रिस्टी भी पढ़ो, जेम्स हैडली चेस पढ़ो, इयन फ्लेमिंग पढ़ो, जेम्स बॉन्ड पढ़ो, सारे के सारा, ताकि पढ़ने का आए एबिलिटी। अदरवाइज ये बोरिंग चीज़ें जब, और फिर थोड़ी सी गहरी चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश करो। लिटरेचर माना कि बोरिंग है, लेकिन कानून भी बोरिंग है। असल इंसानों का उसके अंदर से अखज़ करने के लिए जब तक नहीं पढ़ना शुरू करोगे, यू विल नॉट लर्न। तो समझाने की कोशिश ये करूँ कि इधर करें, वाइल यू आर स्विचिंग चैनल देयर वाज अ टर्म यूज्ड इन द व्हाट, के समझ नहीं आया आपका, क्या पूछ रहे हैं? कुछ सवाल ही और भी काफी सारे क्वेश्चंस आप पूछते जाए, आप एक एक करके पूछते जाएं सर प्लीज, वो बिकॉज पूरा क्वेश्चन कट जाता है। शौकत और हाँ सर, हफ्सा शौकत उद्दीमा की तरफ से क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डेवलप स्ट्रांग रिसर्च स्किल्स फ्रॉम अ बिगिनर टू एन एडवांस लेवल। यार देखो, मेरे नज़दीक रिसर्च स्किल का ये वैसे बार वोकेशनल कोर्स का मैं कोर्स ऑलरेडी इसके ऊपर ही करवा रहा हूँ ऑन
ये अगले ट्यूसडे को पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पे और लाइव स्ट्रीम भी प्रॉब्ली कर लूँगा, वो देख लेना। पाकिस्तान लॉ साइट, इस पे मैंने अलहदा वीडियोस भी बनाए हुए हैं, ALDs कैसे यूज़ करते हैं, किताबें कैसे करते हैं, पाकिस्तान लॉ साइट कैसे करते हैं, वो एग्जामिन कर लो। बट दैट शुड बी द लीस्ट ऑफ योर स्किल। यू डोंट वांट टू बी अहमद। नहीं, एक सेकेंड, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिसर्च स्किल आप अपनी करें, दैट इज़ द लेसर स्किल। रिसर्चर पीछे खड़ा होकर मदद करता है। अगर मेरे आप बड़े अच्छे रिसर्चर होंगे तो मैं सारी उम्र आपको रिसर्चर ही रखूंगा। अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, आगे जाने वो स्किल ज़्यादा शायद ज़रूरी हैं। अच्छी बात है कि आप रिसर्च करें, पाकिस्तान लॉ साइट, एंड यू सपोर्ट योर बॉस, और नंबर उसके पास बीच में टंगे और वो आपको उसके साथ तनख्वाह वगैरह भी मिले, बट प्रायोरिटीज़ के ऊपर दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग यू लर्न टू डू। ठीक है, बट उसके ऊपर मैंने कोई 5-6 वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आपसे मैंने ये qayyums.com/lectures.html के नाम से जो स्लाइड मैंने दी हुई है, उसके अंदर जो लिंक दिया हुआ, वहाँ पे उस सारी रिसर्च कैसे करते हैं उसके वीडियोस करके प्रैक्टिकली, ना सिर्फ लेक्चर्स मौजूद हैं बल्कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना भी सिखाया हुआ है। और अगले वेंसडे को या थर्सडे को मैं ऑनलाइन इस पे लेक्चर भी दोबारा दे रहा हूँ। अगला सवाल कीजिए प्लीज। सर अगला सवाल है साले की तरफ से, वो पूछते हैं कि हाउ टू स्विच चैम्बर्स फॉर ग्रोथ इन एन एप्रोप्रिएट वे। सर यहाँ पे अपने बॉस को पता भी ना लगने दो, जाके पहले देखो कि वहाँ पे तुम्हारी कोई गुंजाइश वगैरह बन रही है। कहो कि जी मैं मोहम्मद साहब का नंबर 2 हूँ और मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ और ये वो वगैरह, आप मुझे कितने पैसे देंगे? अगर वो आपको स्विच करने दे रहा है तो आप जाके कर लो, फिर बाद में जाके दे देना कि सर मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ रहा है वगैरह XYZ रीज़न से, और मैं भी दिल के अंदर खुशी होऊंगा कि आप बीच में जा रहे हैं, अच्छी जगह पे कमाई कर रहे हैं। सर मेरे एक दोस्त ने पिछले 4 माह में ऐसा करके तकरीबन 9 चैम्बर्स चेंज किए। तो वो पागल है आपका दोस्त, उसको रिलैक्स करना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी बीच में बंदे आए कि वो कहता है, मेरे पास आया कि जी मैं दूसरा महीना था उसका छठा चेम्बर था और एक जज का चेम्बर छोड़ के आया था। कहता है जी वहाँ पे 20 केसेस होते हैं दिन में, लेकिन सारे एडजर्न हो जाते हैं। तो मैंने कहा तू 20 केसेस की तूने फाइल खोली नहीं, तूने 20 केसेस के अंदर तू कोर्ट गया नहीं, वो क्या वो 20 कोर्स जी वो मुंशी हाथ ही नहीं लगाने देता था, तो मुंशी से बना के रखते। तो उसने आके छुना काका तो नहीं है ना कि तुम्हें आके उसने कहना कि पुत्र इस तरह कर वगैरह। अब मुंशी को तो शीशे में इतना मेरे से भी ज़्यादा उतारना चाहिए कि वो आपको काम दे के कि वो मोहम्मद साहब से बड़े ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, 50% तुम्हारा 50% मेरा, हम मिल के कर लेते हैं। उसको कहो कि जी की हाल चाल सर मुंशी साहब तुसी बड़े ज़बरदस्त हो, मोहम्मद साहब तुम्हारे नाल बड़ा बुरा कर देने ऐ करो, सादिक साहब ये वगैरह, उनको बना के रखें ताकि वो आपको काम भी देते रहें। और मुंशी लिटरली यू शुड रीड, पहला नावल एक मैंने पढ़ा है, हेनरी सेसल एक जज था गोरों का, उसने किताब लिखी हुई है ब्रदर्स इन लॉ के नाम से, वो नावल ज़रूर पढ़िएगा, छोटा सा है पतला सा, रूपा ने छापा हुआ है, यहाँ पे रीप्रिंट मल्टीपल टाइम्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके अंदर भी बंदा वही कहता है कि यार उस्ताद से ज़्यादा तो मुझे बीच में मुंशी के साथ बना के रखनी चाहिए, बिकॉज उस्ताद की तो झाड़ के भूल छोड़ भी देता है, मुंशी ने एक दफ़ा आपको काट लिया तो आपको लग पता जाता है, आपका वैसे ही निकल जाता है, वो आपको मुकम्मल तौर पे आउट कर लेते, तो बना के रखें आगे। और चेम्बर चेंज करने का यही तरीका है यार, अंडरवेयर के तौर के ऊपर ना करो, देखना सिर्फ ये है कि अंडरवेयर भी बंदा कोई मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में 40, 2 महीने के अंदर ना, 2 महीने में 60 दफ़ा तो चेंज करता ही होगा मतलब। ठीक है, अच्छी बात। तो वो चीज़ नहीं है, बट मैं दूसरी साइड के ऊपर चला गया, इंपॉर्टेंट चीज़ ही। हाँ बहुत बोरिंग है सर, बीच में पकड़ के मैं अपना मेरा जोक के दरमियान ही आपने मुझे काट दिया। आगे करें, आप सवाल करें। सर की नेक्स्ट सवाल है सफिया बशीर की तरफ से, वो पूछती हैं कि सर अगर कोई यंग लॉयर या लॉ ग्रेजुएट एस्पायरेंट अपनी कैरियर प्लानिंग कर रहा हो और फर्स्ट 2 से 3 सालों में कौन सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप, लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग, रिसर्च वगैरह को प्रायोरिटी देंगे? यार तो मैं पिछले 1.5 घंटे से मैं क्या लेक्चर दे रहा हूँ मैं मैडम को, मैडम क्या उसको कहती हैं, अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या करना चाहिए? मैंने कहा वो आपको मैंने वो लिस्ट तक दे दी है जिसमें 15 नौयत के मुकदमे लिखे हुए हैं कि ये नौयत के मुकदमे आपने सीखने, चेक लिस्ट मौजूद थी। मैंने ये भी आपको बता दिया कि उस नौयत का चेम्बर ज्वाइन करें जहाँ पे बेशुमार काम आपको मौजूद हो, और जिस नौयत का काम आपको मिल सकता है उसके ऊपर आप फोकस करें सीखने का। उससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि जी फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ रोड के ऊपर फ़लाँ जगह के ऊपर आप इतने बजे पहुँचिए, तो वो आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा आपका फ्यूचर बनाने के लिए।
अगला सवाल प्लीज। सर अगला सवाल है फातिमा नूर की तरफ से। वो पूछते हैं कि फीमेल्स के लिए आप सजेस्ट कर दें कि उन्हें किस साल में जो है वो अपनी प्रैक्टिस ये फर्म को ज्वाइन करना चाहिए और उनके लिए क्या रिकमेंडेशन? फीमेल्स कोई मुख्तलिफ नौइयत के इंसान होती हैं कि जिसके तहत उन्होंने उनका कोई अलहदा टाइम होता है जिसके ऊपर उन्होंने करना होता है, उनका अलहदा करियर आर्क है, उन्होंने जो भी करना है। फीमेल मेल शेल कोई नहीं होता यार यहाँ पे। अगर आप अपने आप को फीमेल समझती हैं मुकदमे में और ये करने के लिए कि जी मुझे कब शुरू करना है, मैं करूँ भी ना करूँ, शादी के बाद करूँ, शादी के बाद किसने आपको अलाउ करना है? जो जैसे ही हैं आपने फ़ौरन ही करना है, बाकियों की तरीके से भी। जुडिशरी की तरफ जाना तो उधर करें। पिछली दफ़ा बाय द वे जिस लड़की ने टॉप किया वो मेरे चैम्बर से थी, कनेट से पढ़ के आई हुई थी। शी वॉज़ वेरी क्लियर हेडेड, कोई किसी जज की बेटी नहीं थी या कोई इस तरीके से नहीं। मेहनत के साथ लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और कई दफ़ा बहुत ज़बरदस्त भी कर सकती हैं और बेहतर भी कर सकती हैं। और मंडे को मैंने आयशा मलिक साहिबा के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना है, डर भी लग रहा है। तो कोई कुछ भी कर सकता है। अगर वो पहुंच सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते मैडम? सो उनका ये था कि उन्होंने फ़ौरन किया, आप भी फ़ौरन करें। तो ये करना औरत मर्द का कोई सिलसिला नहीं है आज, बल्कि गुजरे हुए कल के अंदर कर लेना चाहिए था जल्द से जल्द चैम्बर ज्वाइन करना। चैम्बर अच्छा ज्वाइन कीजिए। ये करके लड़कियों के लिए यहाँ पे ये एक लेवल के ऊपर बहुत घटिया प्रोफेशन और यहाँ पे बहुत गलीज लोग भी पाए जाते हैं। उसके अंदर यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। उसके अंदर ये करने के लिए वुमेन गेट टेकन अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ एज वेल। जनरल रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, मगर चैम्बर ना ज्वाइन करना उसका कोई जवाब या जवाब नहीं है। आपकी जेंडर कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि मैं मुकदमा इसलिए या हार गई है, मैं बोल नहीं सकी क्योंकि मैं लड़की हूँ और वो आगे से मुझे घूरियाँ करा रहे थे तो इसलिए मैं चुप हो गई। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशन ही ये है जो लड़कियों को वकील प्रॉपर्ली बनने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी वकील बने, मगर मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों ने ये कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता। और बात सीधी सीधी ये, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी फातिमा भी और बेटा मोमिन भी यहाँ पे वकालत के अंदर आए, बिकॉज आई थिंक इट्स द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़। लड़कियों के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे करके। बट हमारा मुआशरा ये है कि लड़कियों को बोलना, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना, अपना जहन इस्तेमाल करना, वो हमारा स्ट्रक्चर ही अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से है कि वो लड़कियों को वो करने ही नहीं देते। और अगर लड़की बोलना भी शुरू कर दे आगे तो हाय तू वकील हैगी तो इस वास्ते तू साढ़े नाल वकालत कर दी तो यह करता है तो वो कर दिया। इस तरीके से सारे का सारा इशू वगैरह ये चलता है। सो द स्ट्रक्चर मुआशरा इस तरह हुआ। लेकिन आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही अगर चूज़ कर लिया हुआ कि मैंने वकालत करनी है तो फिर करनी है। सो व्हाट, बाकी बोलते हैं। आसमा जहांगीर मेरी लीडर हैं, अभी भी मैं उनको याद करता हूँ, मेरे से ज़्यादा बहादुर थी। उनके साथ आप खड़े होते तो डर लगता था कि उनको कोई गोली मारने आएगा तो मुझे ना कोई मार दे। वो इतनी बीच में अजीम थी कि वो उनको कोई इंडियन एजेंट कहता था, कोई उनको इसराइल का एजेंट कहता था। और 50% ये कहते थे, 50% ये कहते थे। तो मैंने उनको यही कहता था यार क्लियर तो। लेकिन वो औरत थी जो गरीबों के लिए अकेला खड़ी होती थी, जिसके लिए कोई भी नहीं खड़ा होता था। और मैडम आसमा जहांगीर का, चलो मैं यही बता देता हूँ लड़कियों को, वो वाली औरत थी जिस औरत ने ये हक लेके दिया यहाँ पे। ये साथ वाले घर में ही मेरे अब्बा जी जब जज वगैरह थे, उनको वो बीबी थी, उसकी नाम नहीं मुझे याद आ रहा उसका, हक लेके दिया कि अपने वली की मर्ज़ी के बगैर जब बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकती है। अदरवाइज बेनज़ीर भुट्टो भी बीच में मोहतरमा 36 साल की उम्र के अंदर भी वो शादी ना कर सकती हैं। अगर जिस चाचे से उनकी दुश्मनी हुई थी वो चाचा इजाज़त ना देता कि वो शादी करें। एक लड़की ने, एक औरत ने, आसमा जहांगीर ने जर्नलों को भी आगे खड़ा किया हुआ था और यहाँ पे बैठ के और औरतों के लिए भी उन्होंने ये हकूक़ दिलवाए हैं। तो समझाने की कोशिश ये है कि वो भी तो औरत थी ना यार, उसमें कोई ख़ास चीज़ वगैरह तो नहीं थी। मेरे छोटे से कद की एक औरत थी, लेकिन उसने पकड़ के सारों को हकूक़ दिलवाया। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी सकते हो। और कोई क्वेश्चन जी? जी सर, आगे बुरैन की तरफ से और अब्दुल हनान की तरफ से सवाल है कि हाउ लॉ स्टूडेंट शुड फॉलो टाइम टेबल और हाउ कुड वी रिमेंबर डिफिकल्ट वर्डिंग ऑफ द लॉज। कर के बीच में याद हो जाती हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनको मुकम्मल तौर के ऊपर रट्टा लगा होता है कि पीएलडी, अब्बा जी का भी ये तरीका था। पी एच जोला साहब की जजमेंट थी पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर फलां बंदा ये हुआ। 2-3 तरीके हैं। एक तो जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब वो फौत हो गए हुए हैं, उनको तो रटी हुई थी जजमेंट्स के पीएलडी सच एंड सच पैराग्राफ सच एंड सच के अंदर ये लिखा हुआ था, मेरे अंदर नहीं होता।
लेकिन आसान तरीका ये रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, तो कागज़ के ऊपर लिख लो, किताब उठा के कोर्ट में ले जाना, अपने नोट्स के अंदर लिख लो वगैरह। ये करने के लिए रियल लाइफ के अंदर कोई रटे की नहीं ज़रूरत होती, ढूंढ के वो लिख लो कागज़ के ऊपर, यू कैन रिलाई ऑन दैट जजमेंट। वालिद साहब का मैंने अपना तरीका और अपना भी जजमेंट्स और ये देखने के लिए किया है कि हर जजमेंट को ना आप एक अफसाने के तौर पे अगर आप पढ़ें, साइटेशन शायद आपको याद ना, मेरे अब्बा जी को ये याद होता था यार 92 सुप्रीम कोर्ट शायद है, अलीम खान वर्सेस सच एंड सच, जिसमें जफ़र साहब पेश हुए थे। अगर आप जजमेंट को यूं पढ़ना शुरू करें ना, अच्छा कौन वकील था, कौन सा जज था, अच्छा मामला क्या था, 2 बंदे थे, एक अली अहमद था, अली अहमद की लड़ाई हुई थी फलां के साथ ज़मीन के लिए, और ज़मीन के अंदर उस शुफे का उसने दावा कर दिया हुआ था। शुफे के अंदर नुक्ता ये था कि उसने पैसे जमा कराए कि नहीं, और इसके ऊपर एक तरफ से एसएम जफ़र साहब खड़े थे, वही बड़ा वकील, और दूसरी साइड से ये खड़ा हुआ था। तो उन्होंने दोनों ने बहस की, तो जुल्ला साहब ने ये डिसाइड किया। कई दफ़ा मुझे ये लगता था कि वालिद साहब ने उसको एक अफसाने या कहानी के तौर के ऊपर चूँकि जजमेंट को पढ़ा हुआ था और एक वबाले जान और कानूनी जुमले के मुश्किल के तौर के ऊपर नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो उनको याद रहता था। दूसरा आपने पूछा कि मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह कैसे याद करें, एक डिक्शनरी खोल के एक दफ़ा समझ लो या की कहता है यार, समझ कीएगी। असल में वकालत का स्किल ही है कि समझने की, एक बड़ा मुश्किल जुमला लिखा होता है, उसको समझोगे वो कहना की चाह रहा है, और उसको मैं उससे भी ज़्यादा कि मैं उसको इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, अपने फेवर में कैसे कर सकता हूँ, और अगर दूसरी पार्टी से की तरफ से पेश हो रहा हूँ उसको इस्तेमाल करके मैं मुकदमा कैसे खारिज करवा सकता हूँ। तो रेस जुडिकाटा अगर आ रहा है तो अगर रेस जुडिकाटा के अंदर ही ना गवाच जाएं, उसका समझने की कोशिश करें कि रेस जुडिकाटा का मतलब है कि मुकदमा अगर हो गया है तो पहले और दोबारा एक्चुअली वो सारे का सारे दोबारा चीज़ नहीं होएगी। अगर आपने वो सेक्शन पढ़ के अगर आपको समझ नहीं आ रही और आप रट्टा लगा रहे हैं समझने के बाद, सबसे आसान तरीका वो टर्म्स को समझने का ये कि समझने की कोशिश करो, बार बार समझने की कोशिश करो, वहाँ से समझ आ जाती है। अगर तुम उसके वो कि यार ये मैंने रेजी एप्सल लोकेटर पढ़ना है तो मैं अगर ए पढ़ना है और ये मैक्सिम याद करना, कोई फ़ायदा नहीं। मतलब क्या है, वकालत का गोरी है कि वो नुक्ता किएगा, नुक्ता किएगा कहंदा की है आपके सामने उर्दू में, पंजाबी में मैं इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ कि आई कैन टॉक अबाउट इंग्लिश एंड स्पीक डाउन टू यू। आई कैन ऑल्सो से कि दिस मीन्स दिस दैट एक्स वाई जेड एंड ट्राई टू एक्चुअली कन्फ्यूज यू। और अगर टेक्निकल लेवल पे कर रहे हैं आपको तो इब्तदा के अंदर आपने करना है कि कोई मतलब की हैगा की कहता है उस लेवल के ऊपर अगर चीज़ों को होया की सी केस दे विच, अगर उस लेवल के ऊपर अफसाने के तौर के ऊपर और खुल के दिमाग कान खोल के करोगे तो फिर चीज़ें अगर समझ आएंगी तो फिर वो कभी भूलने नहीं लगे तुम। और कोई सवाल? आवाज़ आ रही है सर? सर ये जी सर जी जी सर, ये मिस आयशा का और समिया नाज का मिलता जुलता सवाल है। वो पूछती है कि जब स्टूडेंट्स कोई लाचार पर ज्वाइन करती हैं तो आगे से कुछ सिखाते नहीं हैं, तो इस सब में हमें क्या करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लॉ फर्म जो है वो ज़्यादा अच्छी? यार ये मैं पिछले 1.5 घंटे से क्या काम कर रहा हूँ आपके सामने कि केड़ी लॉ फर्म अच्छी है ये तो केड़ी लॉ फर्म नहीं अच्छी, ना किसी ने सिखाना है ना कोई आपको सिखाने के लिए ज़िंदगी में आया। आपके वालिदैन भी सिखाने के लिए नहीं मौजूद, मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया था, उसने कहा था ओए अक्खां एगियां जा आप कर। आपको कोई सिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। फाइलें अगर उनके पास हैं तो उनकी फाइलें खोल के खुद पढ़ें, बार बार पढ़ें, पढ़ने के उसको देखें, अगर अगले के दिन का केस फिर देखें और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर मैं बहस कर रही हूँ तो मैं क्या इसके अंदर करूँगी, मेरा उस्ताद इसके अंदर कौन सी अथॉरिटीज़ लेके जा रहा है। अच्छा ये जस्टिस शम्स मिर्ज़ा हैं, ये 15 केसेस के ऊपर हमारा 16वें पे लगा हुआ, पहले 15 केसेस में क्या हुआ, उसके अंदर उसको किस चीज़ पे चिढ़ता है, किस चीज़ पे उसने रिलीफ दी, किस चीज़ के ऊपर नहीं दी। 16वां हमारा केस था तो उसके अंदर ये था, उसके अंदर वो था। ये आप करने के लिए आई हैं। अगर उस चेंबर के अंदर नया चेंबर ढूंढने का क्या तरीका, उस चेंबर में जाएं जहाँ पे बेशुमार काम आपका मौजूद है। आपको कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे जो बंदा खुद नहीं करेगा और कोई कि वहाँ पे चेंबर में अगर आपको फाइलें नहीं है वो देखने देते तो फिर वो चेंबर चेंज कर लो, किसी और के पास चले जाओ जो फाइलें देखने दे। अगर वो फाइलें हैं, वो आपको कहते हैं आपको काम करने के लिए देते हैं और आपने घर जाना है और अब्बू की गाड़ी आई हुई है और आपने किंची कराई हुई है और वो आ गया हुआ और आपने काम छोड़ के चले जाना है, तो मैं आपके लिए आइंदा कभी काम नहीं दूंगा। और 90% ये सवाल जो कर रहे हैं प्रॉब्लली मसला उनके साथ अपना ही होगा कि आपकी जो मसरूफियात और आपकी जो मजबूरियां वगैरह होंगी उसकी वजह से आप नहीं कर सकती होंगी,
वो आप जिस चेम्बर में भी जाएंगे आपके साथ वही चीज़ हो रही होगी। सो माजरत के साथ मैं आपके साथ सख्त बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन सख्त बोलना इसलिए ज़रूरी है कि किसी को आपको झंझोड़ के जगाना बहुत लाजमी है। लड़कियां अपने आप को लड़कियां ही समझती रहती हैं और समझती रहती हैं कि वही चीज़ साढ़े नाल सख्ती नहीं होनी चाहिए। एक मेरे पास लड़की आई, वो 35 मिनट के अंदर मेरा दफ्तर चेंबर छोड़ के चली गई। मैंने उससे सख्त बात की, मैंने उसको कहा बीबी ये इसका पता है, इस जैन के ऊपर कहती मेरे अबू ने कभी मेरे साथ इतना सख्त नहीं बोला। तो मैंने कहा ठीक है फिर, और ये करके नाराज़ होकर चली गई। और वो बाहर से पढ़ के आई हुई थी, LLM किया हुआ था। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट यार। मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस लड़की ने टॉप किया पिछली दफ़ा जुडिशरी के अंदर, वो मेरे से ये बेइज्जती करवा के हम कोशिश ही आपके साथ इसीलिए करते हैं। सिखाया मैंने भी उसको कुछ नहीं, लेकिन उसको मौका बढ़ा दिया। काम मैंने उसको करने के लिए बहुत दिया, और उसने जब भी उसको काम दिया उसने फ़ौरन करके ला के मुझे कहा कि मोहम्मद साहब ये है, और ये भी मैंने देख ली, और ये भी मैंने देख ली, और अगर इस तरह होता तो ये भी है। वो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करती थी, और एक्सेप्शनल। और वो अकेली नहीं, और भी बेशुमार लड़कियां यहाँ से जुडिशरी में भी गई हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, और बड़े अच्छे वकालत भी कर रही हैं। और कोई सवाल? सॉरी मैं सख्त बोल रहा हूँ, बॉमियाँ मार रहा हूँ वगैरह, बट खुल के बोलना चाहिए आपस में। सर ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है शाहिदा इकबाल का। तो ये मैं I am serving Pakistan Air Force as airman. My service is 10 years. My qualifications: Master of Political Science, Master of Criminology. LLB continue as Part 4 student. What should I do now? Now should I continue my job or left it and begin my pathway in advocacy? जहाँ पे पैसे मिलते हैं वहाँ पे ही रहें। मेरे ख्याल में एयरफोर्स ही बेहतर होगी। अगर एयरफोर्स से फारिग वो करा रहे हैं तो ज़रूर जाके LLB के ऊपर आप मेहरबानी कर लीजिएगा, बिकॉज इब्तदा में आपको पैसे। और ये मर्द हैं कि औरत हैं जो पूछ रही हैं? सर ये शाहिदा इकबाल है। और शाहिदा आपने कहा, शाहिदा कहा है ना, तो उनके लिए शायद फिर भी हो, अगर इफ़ शी इज़ मैरिड, या अगर वैसे बीच में सपोर्ट मैकेनिज्म है, एयरफोर्स छोड़ के अगर चले जाएं तो वकालत के अंदर मैनेज कर सके। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ ही वाज अ मैन हु वाज मैरिड, और जिसने कमा के बच्चों को, बीवी को देना हो, और उनको PAF छोड़ देता है एयरफोर्स को, तो कमा खाएगा कहाँ? पहले 2-5 साल तो आने नहीं मिलने लगे वगैरह, मुकम्मल तौर के ऊपर फारिग होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4th ईयर के अंदर एयरफोर्स में होते हुए 4th ईयर में किस तरीके से हैं, ये घर बैठे वाला ही सिलसिला लग रहा है माजरत के साथ। क्लासेस कैसे अटेंड करती हैं 4 साल से? अगला सवाल प्लीज। सर अगला सवाल है शुएब अकरम का कि लायर को लायर से ही एक चीज़ आखिरी यार, मुझे वैसे काफ़ी सख्त बोल रहा हूँ वगैरह, लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर देखो यार, अगर घर बैठे हुए अगर डिग्रियाँ वगैरह ले रहे हैं तो घर बैठे वकालत नहीं होती, वहाँ पे आके फारिग हो जाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये आदत पड़ी हुई है ना कि क्लासेस के बगैर अगर डिग्री हासिल की जा रही है और रोज़ नहीं जाते, तो फिर एयरफोर्स में जाके जेट ही उड़ाएं। लॉयर को लॉयर से करनी चाहिए कि नहीं? कम रोमांसेस हुए हैं मेरे दफ्तर के अंदर, अभी भी बीच में उम्मीद में बैठे हूँ, पीछे बीबियाँ भी बैठी हैं, लड़के भी यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं लदा होके। मैंने यार देखो, वकीलों की वैसे ही शादियाँ बहुत ज़्यादा टूटती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने एक्चुअली लव मैरिज की। वो लड़की अपना घर सारे का सारा छोड़ के गई, और उसके बाद उनकी नहीं चली, रती बाई का। इम्पॉर्टेंट चीज़ हंसने वाली बात नहीं है। आपका स्किल सेट, आपकी एबिलिटी ये कुछ इस तरह हो जाती है, तबीयत भी कुछ इस तरह हो जाती है, शक्की अंदाज के अंदर, या आपकी बहस करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जहाँ पे आपको अपनी बेगम के सामने मुंह बंद करके चुप करके बैठ के, कहाँ भी बेगम जी आप सही कह रहे हैं, आप वहाँ पे बहस शुरू कर देते हैं और आप अपनी तबीयत साफ़ करवा लेते हैं। समझाने की ये चीज़ है यार, ये वाला वो प्रोफेशन है एक तरीके से जहाँ पे मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन फ्रैंकली एक अजाब भी है, बिकॉज आपको पैसे लेते हैं आप लोगों की सर खपाई अपने सर पे लेने के लिए। अगर आप अच्छे वकील हैं तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे होंगे कि यार मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, ये कल केस में क्या करना है। और मैं तो दफ्तर से उठता हूँ जब मुकम्मल तौर पे थक हार के जाता हूँ।
अगर घर पे भी वकील ही हो कोई जिसका मेरे साथ टाकरा हो जाए और मेरे साथ बहस हो रही होगी, मेरी बेगम डॉक्टर हैं, तो मुश्किल थोड़ा सा शायद हो जाता है, हम आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं और बीच में कोई जज भी नहीं मौजूद होगा जो कहेगा ए चुप करो, बीच में पकड़ के मेरे सवाल का जवाब दो वगैरह करके। तो आई डोंट नो, आप डिपेंड करता है, देयर इज़ नो आंसर टू, आई मीन यू कैन, रे लव भी हो सकता है यार बीच में मुकम्मल तौर के ऊपर, और दोनों काम करते करते आपकी शादी अगर हो जाती तो 100 बिस्मिल्लाह काम करना। शादी के अंदर आपको वैसे भी काम करना पड़ता है, चाहे वकील हो वकीलनी हो ना हो वगैरह, अगर नहीं करेंगे तो शादी टूट जाती है अमूमन। यू हैव टू मेक एन एफर्ट। और कोई सवाल? सर की नेक्स्ट क्वेश्चन है शम्स जुल्फकार की तरफ से। वो पूछते हैं कि क्लाइंट्स जो है वो हमसे प्रोपोजिशंस वगैरह मतलब पूछते हैं, और हम जब बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें केसेस नहीं देते, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो इस तरह की प्रैक्टिस अमूमन तो मेरे साथ भी यही होता है, मेरे से सारा इतना काम वगैरह करवा के वो जाके इसी सस्ते वकील से करवा लेते हैं। आपको ये करना चाहिए, उसके अंदर ट्रिक मैंने यही रखी हुई है कि ज़्यादा मेरा सिर पे चढ़ रहा है तो मैं कहता हूँ कि यार मैं तुम्हारे लिए रिटर्न ओपिनियन कर लेता हूँ, 50,000 रुपये मुझे बीच में दे दो या 25,000 रुपये दे दो, वो अगर जब मुकदमा करेंगे तो मैं उसमें ऐड कर लूँगा। अगर काम आपसे बहुत ज़्यादा वो करवा रहा है, अव्वल तो इब्तिदा के अंदर आपको अन्नेवा करना चाहिए, मुफ्त में ही बेशक कर दो। अगर वो आपसे लेके भी चला गया और काम नहीं दे रहा, कम यार तुमने सीखा है, अदरवाइज तो वेले ही बैठे हो इसी ना बैठ के मोबाइल के ऊपर ही वो ये स्नैपचैट कर रहे होते या कोई और चीज़ वगैरह कर रहे होते। तो ही गेव यू द एबिलिटी टू लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इब्तिदा में इतनी अकड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं है, तरीका ये होना चाहिए, कई लोगों के पास है, मेरे पास भी शायद इतना ही नहीं कि उसको शीशे में उतार लें और उससे पहले पैसे ले लें। हाँ जी हो गया, हाँ बड़ा अच्छा केस बनता है, पहले उससे पैसे ले लें, फिर उसको कहें कि यार इसमें ये भी मसला है, इसमें ये भी मसला है, इसमें ये भी मसला है, और इसके अंदर रिसर्च के अंदर ये तो बहुत बड़ा मसला है, सारे का सारा करके। तो कई होते हैं, मैं ये कहता हूँ पहले मैं मसले गिना देता हूँ, कहता कि यार रह नहीं दो, फिर करन मस्त है भाग जाते हैं। तो दोनों का अलग अलग स्टाइल होता है ये करने के लिए। सो मेरी आपको सजेशन यही है कि ये एक स्किल सेट है क्लाइंट को हासिल करना और उसको रखने के लिए। अगर आप थोड़े से सीनियर हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं रिटर्न ओपिनियन कर लेता हूँ, या उसको कहेंगे यार ठीक है डाउन पेमेंट दे दें, या पीछे कई एक दो चेम्बर्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप शाहिद इकराम सिद्दीकी साहब का इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैंकिंग के टॉप के बीच में डिफेंस के वकील हैं, उनके चेम्बर में जाएँ तो उन्होंने ऊपर लिख के लगाया हो कि मैं और मुकदमे नहीं लेता, और साथ लिख के लगाया हुआ कि 50,000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी है, और वो करके वो चार्ज करते हैं नहीं करते वगैरह। बट इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट लोगे, अदरवाइज़ अगर नहीं भी हुआ तो ये काम तो किया ना, या सीखा तो सही, फारिग होने से तो बेहतर, फारिग रहने से तो बेहतर है ना। तो यू आर नॉट लूजिंग पर से, बट हाँ फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब वो आपको काम करवाने के बाद मुकदमा हाथ में नहीं पकड़ाता करने के लिए, उसके लिए फिर वो ज़्यादा उसको क्या करोगे जी, अच्छा चांस है करके देख लेते हैं, आहिस्ता लेके चलेंगे, मैं ही करा सकता जी, और तो किसी के पास तक कम ही नहीं है। अहमद क्यों वहाँ तो वेला है कि बह के सारा वक्त लेक्चर देता रहता इधर बह के वगैरह, उससे बेहतर तो मैं ही करा दूँ आपके साथ, मैं आपके लिए सुबह दोपहर शाम अवेलेबल होऊंगा। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है मुस्कान जुबैर की तरफ से, पूछती हैं कि जो फ्रेश इंटर्न्स हैं उन्हें कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना चाहिए कोर्ट प्रैक्टिस में? अगर कान आंखें दिमाग खोल के नहीं करोगे तो ना इंटर्नशिप करो यार। मैंने अभी पहले भी ये समझाया है, एक इंटर्न को हर चीज़ के अगर तुम अपना पैड नहीं भरोगे, नोट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, बैठ के गप्पे लगाते रहोगे तो लगाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं देने, तुम बैठे रहो पीछे बैठ के करते रहो। मुझे मेरे पास ऐसे भी इंटर्न्स इतने हैं और कई सैकड़ों की तादाद के अंदर है जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, वो कहते हैं सर आप हमारे उस्ताद हैं। मैंने कहा अच्छा ये करने के लिए आए थे, कभी आए, हफ्ते में 2 दिन आए, 5 दिन नहीं आए, मैंने एक दफ़ा काम दिया था उन्होंने काम नहीं करके दिया, तो मैं पागल हूँ कि अगली दफ़ा मैं उनको दोबारा दूँ? यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव यार, सीधा सीधा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और आप परफॉर्म नहीं कर रहे, लिचड़ भी नहीं हो जाना चाहिए कि मुकम्मल तौर के ऊपर सर कोई काम है, सर कोई काम सुबह सुबह आके ना सारे का सारा, मैं कॉफ़ी भी नहीं पी हुई तो मुंह उठा के बीच में आ जाते मेरे, ये सारे संडे को भी आ जाते हैं सर कोई काम इस तरीके से वगैरह करने के लिए। बट कई ऐसे भी हैं कि जिनको काम दे दें, मैं उनको पूछता रहता हूँ किधर है यार, उसको काम दिया हुआ था फाइल जी, वो फाइल घर पे ले गया।
सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यार सीखने के लिए आप आए हो, और सीखने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करोगे तो दूसरों से आगे जाओगे। मेरे से पहले अगर चेंबर आओगे, मेरे से बाद में जाओगे तो ही मुझे पकड़ सकोगे ना। मैं तुम लोगों से मीलों आगे हूँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत करोगे तो मेरे से आगे निकलोगे ना। मेरे इस तरह तो नहीं होने लगा कि तुम मेरे से पहले चले गए हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मुझे पागल तो नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा कि यार वो इंटर्न थी यार, उसका क्या नाम था वो बीच में पकड़ के, जिसको मैंने फ़ाइल दी थी पढ़ने के लिए, वो उसने रिसर्च ही नहीं की। सर मैं भी देख लेती हूँ। और कई ऐसी भी इंटर्न्स आई हैं और आते हैं कि जो अब दूसरे दिन के बाद आके कहते हैं सर सवाल क्या था, वो दोबारा बता दीजिए, वो गलत चीज़ उठा के ले आते हैं। कल एक लड़का ऐसा भी था जिसको मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल दी तो वो एक और केस तैयार करके आ गया, और वो जो केस उसको दिया था कहता उसकी मेरे पास फाइल ही थी तो मैं किसी और को तैयार करके ले आया। तो मैंने कहा उसका मुझे क्या नफलों का सवाब होगा। ये साथ बैठा हुआ इधर, ये राइट के ऊपर मेरे। और उसको आपने दूसरा जो उसके बाद जो सही वाला जब मुकदमा, वो अभी तक आगे बताया नहीं उसके बारे में, तो वो अभी इंतज़ार, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी तो मैंने चले जाना है। अच्छा चलने को कहता है रेडी। सो ये आपके सामने ही है यार सारा, तो इस तरह ही है यार। देखो इट्स अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। अगर अच्छा काम करोगे तो आगे एसोसिएट भी बन सकते हो। अगर अच्छा काम करोगे तो इंटर्न के बाद ट्रेनिंग होता है 6 महीने का, मैं आपको ले भी लूँगा। दो बंदों को लेने की इजाज़त होती है हर बंदे को हर साइकिल के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को अगर आप बीच में अपने मनवा सकते हो मेहनत करके और दूसरों से बेहतर हो सकते हो तो 100 बिस्मिल्लाह। ये आप गलतियां करते हैं कि आपका ख्याल होता है कि वक्त ज़ाया करने के लिए, आपके वक्त पूरा करने के लिए आए, वो वाली अगर बात है तो आप कोई भी आपको खुशी खुशी पहले दिन ही मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा कि BBIC काम कीता सी, अच्छी गल है, थैंक यू वेरी मच। बट आपको बाद में आई विल, इफ़ आई डोंट रिमेंबर यू, आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली हैव यू एज माई ट्रेनिंग या उसके बाद। और कोई सवाल यार बीच में? इस पैकअप इसको किया जाता है 1.5 घंटा। सर ये लास्ट क्वेश्चन है कि वकील अहमद कुकी साहब की तरफ से वो कहते हैं कि आपका जो रजिस्टर है केस लास्ट वाला, तो इसकी हमें कॉपी मिल सकती है? नहीं नहीं, किसी का तुमने रजिस्टर लेके तुम क्या करना चाहते हो? वो किताबों के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने मेहनत करके अपना सारे का सारा ये तैयार किया हुआ है। मेरे वालिद साहब का भी साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के बाद भी अपडेट किया करते थे अपना रजिस्टर। तुम्हारे ख्याल में किसी और का लिया हुआ? मैं अबू का रजिस्टर पड़ा हुआ है, तो वो जब तक मैंने खुद रिसर्च नहीं की अबू के रजिस्टर को कॉपी करने से तो मुझे नहीं वो टीका लग जाना ना ये वकालत का। उनका एक जुमला या उनकी अथॉरिटीज़ उन्होंने तो लिखा हुआ 95 SCMR 84 65 SCMR, उससे क्या वो देख के आप क्या कर लोगे? ये जजमेंट्स तो इससे ज़्यादा बेहतर आप वो ChatGPT में डाल दो तो वो तुम्हें निकाल के दे देगा। पॉइंट इज़ टू डू द एक्सरसाइज योर सेल्फ। यार फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी दिन नकल करके ये चीज़ें लेने का फ़ायदा नहीं है। मेरे रजिस्टर से बेहतर चीज़ का नाम है पाकिस्तान लॉ साइट, ChatGPT, ये उसको कहते हैं क्या नाम है यार दूसरे ये प्रोग्राम जो नया आया ये भी चेक कर। नहीं, डिजी लॉयर भी बुरा नहीं है, और भी इस तरीके से रिसर्च वाली चीज़ें। तो माय सजेशन वुड बी कि यू डू दोज। और ये वाली चीज़ कभी भी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगा बिकॉज इट्स माई मेहनत वगैरह मैं तुहानू किस वास्ते दें ताकि तुम और जजमेंट मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। और हेलो सर तकरीबन क्वेश्चन फाइनल हो चुके हैं और एक सवाल है वो पूछना नहीं है। पूछे सर एक मोहतरमा पूछ रही है कि मेरा नाम लिए बगैर सर से पूछें कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का वो ज़बरदस्त यार, खुश किया आपने। कि उसको कहते हैं मेरी फिटनेस का, मेंटल फिटनेस का, क्योंकि मेंटली तो मेरी बेगम कहती रहती मैं अनफिट हूँ, बट मेरी फिटनेस का कोई राज नहीं है वगैरह। डायबिटिक हूँ इसलिए ओज़ेम्पिक का टीका लगा रहा हूँ उसकी वजह से बंदा हो जाता है इस तरीके से। फिटनेस का कोई ख़ास राज नहीं है, बीमारी की वजह से। उसके बावजूद देखो काम करता हूँ वैसे समझाने की वो बहुत शुक्रिया मैडम इस कॉम्प्लीमेंट का लेकिन समझाने की ज़रूरत ये वाला जो मेरा राइट वाला शोल्डर है और दूसरे दिन जाके मैं अस्पताल के अंदर इसकी फिजियोथेरेपी करवाता हूँ। डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है,
रात को मैं इस साइड के ऊपर सो नहीं सकता। डायबिटीज़ वगैरह मेरे ख़ानदानी तोहफ़ा है। मैं 52 ईयर्स का हूँ और 52 साल का हूँ। 172 और मसले हैं। आपके फैमिली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत ज़बरदस्त है, मगर प्रॉपर्टी वालिद साहब के फौत होने के बाद प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट्स हैं। वालिद साहब के फौत होने के बाद वालदा और इस दफ्तर का सारा वज़न मेरे सर के ऊपर आ गया हुआ है। आप चीज़ दोस्तों को मैं ये समझा रहा हूँ कि आप अकेले अपने पेन के अंदर नहीं हो। हर बंदे की कहानी अपनी आपके सामने खुल के मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हर वक्त दर्द होती है फिर भी काम करता हूँ। हर वक्त कोई खबारी चीज़ उठा लूँ तो दुखना शुरू हो जाता है, फिर भी काम करता हूँ। अभी भी आपके साथ बैठ के ये सारी गुफ्तगू वगैरह कर रहा था, नींद आदि आ रही थी, सही तरीके से रात को नहीं किया हुआ, बच्चों के साथ भी खेलना था। अभी इसके बाद जिमखाना क्लब में, बुक क्लब में जाना है, उसके बाद एक वकील साहब का जनाजा है, उधर जाना है, फिर फैमिली के पास जाना है, फिर कल सुबह 9 बजे एक और जनाजा है वकील साहब का, उधर जाना है, फिर आके 2 रिव्यूज़ तैयार करने हैं, फिर आके कबाड़ियों से किताबें ख़रीदनी है और कबाड़ियों की गेम्स वगैरह लेनी है, और फिर इस्लामाबाद जाना है। 2 सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस लगे हुए हैं, वो करके वापस आना है। यहाँ पे 6 केसेस लगे हुए हैं जिनकी मुझे अलहदा टेंशन है लाहौर में। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों के और केसेस लगे हुए हैं नॉन स्टॉप, वो भी करने हैं। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, आई स्टिल लव माई लाइफ। आपको एंड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना शोगल है। आई गेट पेड अ लॉट एज वेल, टेंशन अलहदा है, बट आई डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। इट कुड हैव बीन मुझ में, आई कुड हैव बीन वेरी वेरी डिप्रेस्ड कि वालिद फौत हो गए हुए हैं, यार ये सारे का सारा क्या गंद है, किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, ये मसला है, ये मेरे से बात ना करें। और मैं मस्कीन भी हो सकता था, मैं हूँ था किसी ज़माने में शहज़ादा। ये 172 और चीज़ें मेरी अपनी तकलीफ़ है, वो मैं बर्दाश्त करता हूँ, आपकी अपनी है। मगर बात यह है कि उसके बावजूद आपने छा जाना है। आप सब शेर हो, आप सब शेर नहीं हो। आपको समझाने की मैं यहाँ पे बाहर वीडियो के अंदर एंड में ये गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुमने जो चीज़ हासिल करनी है तुम्हें उससे रोक सके। और सबसे बड़ी बीच में चीज़ कमज़ोरी ये होती है कि तुम अपने रास्ते के अंदर खुद हायल हो जाओ कि हाय ये हो रहा है मेरे नाल, ज्यादती हो रही है तो हो रही है। फिर कह रहा था मोहम्मद अली जिना, यतीम, माइनॉरिटी, सारी की सारी चीज़ें जितनी हैं, कोई बंदा इस दुनिया के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जो तुम्हें तुम्हारा हक लेने से रोक सके। छा जाओ मुकम्मल तौर के ऊपर, अग्रेसिवली करोगे तो जीतोगे इस प्रोफेशन के अंदर। अगर ये स्पिरिट वगैरह नहीं होगी ना तो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें इस प्रोफेशन में कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, कोई मस्कीन नहीं है। जो मस्कीन है वो माठा वकील है, वो वकील उसको बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोगों के मुकदमे तबाह करेगा। तो छा जाओ। और अच्छा है शुगल, मैडम का सबसे ज़बरदस्त सवाल था, वैसे जो आखिरी सवाल था दिल खुश कर दिया जी, बहुत ज़बरदस्त था एक्चुअली। मैं बेगम को भी जाके कहूँगा कि मुझे वो कह रहे थे मैं फिट हूँ। तो हंसते खेलते नहीं डाइट पी रहा था यार। तो अगर मैंने ना पी होती तो मैं शायद लेक्चर की आदत दौरान ही सो गया होता तुम्हारे सामने। डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है वैसे कोक ज़ीरो, उनकी काफ़ी वैसे मैंने मशहूरी की है। अच्छी बात है यार। आई होप यू गाइज एंजॉयड योर सेल्फ। अगर मैं बोंगिया ना मारता तो शायद मज़ा ना आता आज। नहीं सर, आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है अंदर से, है ना, चलो मज़ा करो, शाबाश यार। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में अगर कभी हो तो मिलना ज़रूर, आइए इस साइड के ऊपर। और ये देखो इंटर्नशिप्स और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अन्य वहाँ कोई भी आता तो मैं अपने दफ्तर के अंदर रख लेता हूँ। काम अगर आप करोगे तो आगे गुजारा हो जाता, आपका हक है। अगर आप मांगोगे नहीं या किसी से जाके मेरे पास, सलमान सफदर के पास या एतजाज़ एहसन के पास या किसी को अप्रोच नहीं करोगे, सिफारिशों की नहीं ज़रूरत होती। वैसे ही आके हिम्मत की ज़रूरत होती है, और जो हिम्मत कर लेता है वो जाके मुकदमे भी जीत लेता है। अच्छा यार वैसे, और बाय द वे इस जगह के ऊपर सबसे इम्प्रेसिव सवाल भी तुम लोगों ने वैसे काफ़ी अच्छे किए। बाकी जगह के ऊपर तो वही चीज़ बार बार होती रहती है। अच्छा वैसे सर, एक सर पर्सनल सवाल है आपसे कि जो है, अगर कोई बंदा ना ये सोचता हो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, यानी कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉ करके तो जाना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ थोड़ा सा रोड मैप?
कोई रोड मैप नहीं है, डिपेंड करता है भाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, उसने कहा कि यार अगर मैंने अपना बनाना है, मैजिस्ट्रेट वगैरह बना हुआ था, उसके बाद उसने कहा कि यार मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसने जाके ज्वाइन की ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। गांधी आ गया, उन्हें वेला करा के चुप के बाहर फेंक दिया। ये प्रोफेशन इतना अच्छा था, पहले वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, नाराज़ हो गए, साइड के ऊपर बीच में जाके बैठ गए, फारे हो गए, पार्टी चेंज कर ली यार। बल्कि पार्टी चेंज नहीं कर ली, मुल्क छोड़ के चले गए अमेरिका इंग्लैंड के अंदर जाके दबा के कमा रहे थे। तो अल्लामा इकबाल ने आके कहा कि वो आओ यार मुसलमानों को बचाओ, आके PMLN उन्होंने बीच में तश्कीलें नौ की और जाके इस पीक के ऊपर लेके गए कि मुल्क हासिल कर दी। और खूबसूरती उनकी ये थी, ये किया उन्होंने भी, सियासत की उन्होंने भी, पार्टी बदली उन्होंने भी, बीच में पकड़ के इसको इस्तेमाल किया। वो आपका हक है। मैं वो यंगस्टर्स को ये कहता हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता इब्तिदा के अंदर आप सियासत के अंदर जाएं, अपने आप को तबाह करें। इस स्टेज के अंदर इससे ज़्यादा ज़रूरी जो बार पॉलिटिक्स में भी आते हैं, पहले 5 साल में हाथ जोड़ना यार, खुदा का खौफ करो। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम कमाओ। पॉलिटिक्स से कमाई तो नहीं होने लगी ना पहले 5 साल के अंदर, किसी के नारे लगा के, उसके कार्ड पकड़ के लाइन में खड़े होके या ये करके वगैरह। काश मेरे लिए तुम खड़े होके मुझे इलेक्शन तुम लोगों ने इस दफ़ा जिताया होता तो मैं फिर बहुत ज़बरदस्त होता वगैरह, ये सारे का सारा करने के लिए। बट इशू मैं समझाने की अब तमाम दोस्तों को ये कर रहा हूँ, बी वेरी वेरी सेल्फिश। नथिंग इन दिस लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू कि मुझे जल्दी से जल्दी मैं कमा सकूं ईमानदारी से। उस कॉलेज के अंदर ही ना कमाना शुरू कर देना, उसके ऊपर अपना लाइसेंस तबाह करवा लोगे अपना करियर। जब तुम्हारा है, यू नीड टू हैव द स्किल सेट कि आप ईमानदारी के साथ कमा सकते हैं कि नहीं, और वो करना आपकी जिंदगी का है। कोई बंदा कहे कि वो फिल्म वेखन जाना है यार, तू मेरे नाल ए कर ले, तू मेरे नाल मेरा कर ले, तो उसको कहो कि मैनू किन्ने पैसे लाभ देने इसके अंदर से पहले। या आपने उसको ये कहना है कि जी मैं जी बिजी हूँ काम वगैरह के अंदर, काम सीखने में। अगर कई दोस्त ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कई आपको ऐसे भी बंदे मिलेंगे कि जो सेल्फियाँ उतारते थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बंदों के साथ, वो फिर बाद में लॉ ऑफिसर्स बन जाते हैं। एक ये भी तरीका है, जैसे कायदे आज़म ने एक तरीके से किया था। मेरे लिए फॉर एग्जांपल आई फाइंड इट बीनीथ माई डिग्निटी कि मैं जाके क्लाइंट्स के साथ सिट करूँ। वही क्लाइंट्स मेरे पास बल्कि उठ के आते हैं और मुझे कहते हैं कि यार आप हमारा ये केस कर दे, मैं कर देता हूँ। और उसके साथ होता है, कई बंदे इसको इस्तेमाल करके सेनेटर्स बन जाते हैं। मेरे उस्ताद सैयद अली जफ़र साहब, सेनेटर SM जफ़र साहब, उनकी पॉलिटिकल थी एफिलिएशंस। कई बंदे बीच में आपको, सलमान अकरम राजा वकील हैं, एक बंदे ने वो पकड़ के, एक मेरे पास आखिरी बात करता हूँ, मैं सिविल कोर्ट के बारों में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बंदा आके कहता है कि आपके ख्याल में, और ये पुरानी बात है जब वो PMLN के साथ है सलमान राजा, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का वकील बन के सलमान अकरम राजे ने अपनी साख मजरू नहीं कर दी? मैंने कहा ओए यार तेनों की यार, तू मुझे सीधी सीधी ये बात बता कि तेरी कंसर्न ये होनी चाहिए कि तू कि तेरा सिविल, तुझे अगला मुकदमा कहाँ से आएगा, या तेरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जमा हुआ है, उसके अंदर कोर्ट कह रहा है कि पैसे जमा करवाएं, तो उससे बाहर निकलने का क्या तरीका। बाहर में ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि बाहर में बैठ के, जो उसकी फूफी को भी कंसर्न नहीं है, आप वो बैठ के यहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि जी सियासी 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 सियासी। तो सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये बिल्कुल एक एडिक्शन है, ये एक ड्रग है। इसको अपने सर के ऊपर मत करो। अगर इसको इस्तेमाल करके 5 साल के बाद कर सकते हो तो 100 बिस्मिल्लाह करो, बट अभी तुम लोगों का टाइम है कि तुमने कमाना शुरू करो। अगर कायदे आज़म ने कमाने का तरीका उसको ना आता होता, तो जब सियासत से फारिग हुआ था तो वो फारिग था, मगर चूंकि वो बैरिस्टर था और वो पढ़ के आया हुआ था। लॉ वो चीज़ है जो कि आपको धचका लगेगा, पॉलिटिक्स से आप आउट होंगे तो आप वापस आ जाएंगे। सलमान अकरम राजे की अगर वहां पे नहीं बनती, और एक वजह है कि PTI के अंदर दोनों बीच में बैरिस्टर गौहर भी वकील है, एक मुख्तलिफ जगह के ऊपर गांधी वकील था, नेहरू वकील था, अब्राहम लिंकन वकील था, ये जो सारे के सारे वकील हैं अच्छे लेवल के अंदर पॉलिटिक्स के साथ, बिकॉज आप बिलीव करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, फंडामेंटल राइट्स में, सिस्टम को चलाने का इन्स एंड आउट्स भी पता होते हैं आपको। सो लोग आप पे रिलाई करते हैं, तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बट आपका ये इस स्टेज के ऊपर सवाल पूछने का कोई तुक ही नहीं है भाई। जाओ आप मेहरबानी करके कमाई करना सीखो पहले, ऑन द बाद जाके सियासत करना, और सियासत करके वो छा जाना। अगर कोई वकील होता ना 1971 में, शायद मुल्क ना टूटता। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के अंदर, वो उस टाइम के ऊपर सदर था, एक वकील था, उसने मुल्क को टूटने से अपने बचा लिया, टूट चुका हुआ था।
हमारा यहाँ पे उल्टा ही सिलसिला है, बीच में पकड़ के अगर कायदे आजम थे जिसने मुल्क बनाया, उन्होंने वो विले हो गए वहाँ पे, क्या उसको कहते हैं, वकील साहबान वहाँ पे बीच में मौजूद नहीं थे। सो आई डोंट नो, सियासत ना करो यार अभी, पहले वकालत। हाँ सर वो सवाल है कि जो है ना लॉ स्कूल को बहुत ज़्यादा ना कंपेयर, आवाज़ कट रही है। लॉ स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कैंपेन में डाल लिया जाता है, पूछ रहे हैं। ये सर हमें सर बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है जो है ना मिलिट्री साइड से कि भाई तुम लोग से बेहतर वो लोग हैं, तुम लोग यानी कि तुम अगर वहाँ पे चले जाते, खासकर मेरे अपने जो कजन है ना कुछ थोड़े इस तरह के हैं, क्या यानी कि हमें तो यानी कि हमें वो उस तरह नहीं समझा जाता कि शायद हमारी भी वैल्यू नहीं है, कायदे आजम फौज में थे, ज़्यादा बेहतर है। कायदे आजम फौज में थे। सर ये मैं 1971 के अंदर कौन बंदा इंचार्ज था मुल्क का, जिसके अंदर 2 टुकड़े हुआ, किसकी वजह से हुआ? प्रिंसिपली कौन संभाल रहा था वहाँ पे? इब्राहिम लिंकन कौन था? ये प्रोफेशन दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है, मेरा दीन ईमान है। कहते रहे अपना वगैरह करके सारे का सारा करने के लिए, बट इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। ये अब तुम्हारी बीच में है कॉन्फिडेंस है कि तुम आगे से खड़े होकर उनके साथ कर सकते हो, या उनको मुंह लगाओ ही ना, उनको कहो हाँ जी होगा जी आपका, अच्छी बात है आपका, ये करके सारे का सारा वो पकड़ के मुल्क भी आपने ही चलाना है और ये भी आपने करना है, वो भी आपने करना है। मैं ज़्यादा सख्त बात वगैरह ना करूँगा, उठाए ना जाओ। ज़रूरी है कि ज़रूरी ये है बीच में करने के लिए, इट्स फॉर यू टू बेसिकली से यार, वकील एक ठंडा आदमी होता है, उसको कहोगे जी नहीं यार आपका ख्याल होगा, आपका प्रोफेशन अच्छा है, मेरा ख्याल है, मेरे भाई से जो डॉक्टर है, आधा खानदान मेरा वैसे डॉक्टरों से भरा हुआ है, उनके ख्याल में उनका प्रोफेशन है। मगर असल में दुनिया में अगर आप प्रोफेशन देखें ना, आइन में 2 प्रोफेशन तो दुनिया में सबसे ऊपर कंसिडर किया जाता है, लीगल और मेडिकल प्रोफेशन। आइन के अंदर भी देखें उनको इन दोनों प्रोफेशन को फेडरल लेवल के ऊपर रेगुलेट किया जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर करने के लिए होगा। देखो आर्मी का भी आई वुड सलूट दम एक लिहाज से, बिकॉज अपनी जान वो आगे लगा के करते हैं। अगर जंग हो वगैरह, दे आर सपोज टू डाई फॉर अस। हर प्रोफेशन के अंदर अगर वो सही अंदाज के अंदर वो काम वगैरह करे, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट फ्रैंकली। मगर अगर वो ओवर डूइंग करते हैं तो देयर इज अ लॉट टू बी एक्चुअली क्रिटिसाइज इन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हर बंदा अपने प्रोफेशन को ज़बरदस्त लगता है, पसंद करता है। आपस में मुकाबला तो नहीं हैगा ना, एक कुश्ती वाला आ जाएगा, वो तुम दोनों को पकड़ के बीच में डब के नीचे कर देगा, और बोलो यार सबसे ज़बरदस्त तो रेसलिंग का प्रोफेशन। सही बात सही है, तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा मेरा प्रोफेशन नहीं अच्छा। इवन नाचने वाले पैसों के लिए भी कहेंगे हमारा बड़ा अच्छा है, बड़ा मोतबेर है, कम से कम हिपोक्रेसी तो नहीं करते। खैर चलें यार, आप दोस्तों के बहुत शुक्रिया। मैं 5 बजे मेरा बीच में जिम खाना के अंदर बुक क्लब है, बहुत शोगल रहा। कोई रिकॉर्ड कर रहा था यार इसको? जिसे प्रॉपर हमारी टीम जो है उसने रिकॉर्डिंग की है, इसकी यूट्यूब या पे शेयर अपलोड किया। प्लीज़ शेयर करना यार, आई लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअली चेकिंग दैट आउट। इंशाल्लाह गप वगैरह रहती है। आई थैंक यू अगेन, बहुत मज़ा आया, आई एंजॉयड माई सेल्फ एज वेल। आई होप ये मेरे लिए ऑनर था तुम दोस्तों से बात करने। थैंक यू यार, आई नीड टू रश प्लीज। हमारी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया सर। यकीनन हम आपके एहसानमंद हैं। वो कोई एहसान नहीं है यार, दोस्ती होती है, सारी की सारी मुलाकात होती है, इतने भारी वर्ड ना बोला था। लास्ट बात क्या थी? सॉरी, चलो एनीवेज इंशाल्लाह सर जीते रहें जी। सलामती, बाय बाय। चलो यार बहुत हो गया, और कोई लोग पूछ लो यार। मैंने आई हैव अ बुक क्लब टू गो टू।